going to be. What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टिल और फैमिली. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ मजा आया कि नहीं आया? नया सप्ताह स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि जब तक एग्जाम मुट्ठी में ना जाए तब तक मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, बस जय हिंद. तो जय हिंद दोस्तों. आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ में. पर उससे पहले जो वीडियो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखी उससे आप लोगों ने क्या सीखा? पहला प्लेयर ऐसा था कि वो लग रहा था कि प्रॉपर प्रिपरेशन करके आया ही नहीं है, इतनी प्रैक्टिस की ही नहीं उस इंसान ने कि वो वहाँ पर कंपटीशन में टिक सके. पर दूसरा प्लेयर क्या दिखाता है? दूसरा प्लेयर ये दिखाता है कि हर बार सिचुएशन आप लोगों के हाथ में नहीं होती है, कभी कभी बैड लक भी होता है. उसकी एक तरीके से छड़ी टूट गई बंदे की. पर जो लास्ट वाला है ना, उसकी फिनिशिंग देखी आप लोगों ने, उस पर्टिकुलर रस्सी को क्रॉस कर कर उसके साथ में वो जब लास्ट में गिरता है, मतलब अपनी उस पे पोजिशन पे, तो वो छड़ी भी उसके हाथ में आ जाती है. वो उसको कहते हैं बेस्ट और सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस. अगर उस लेवल की प्रैक्टिस कोई इंसान कर लेता है तो फिर वो बिल्कुल नीरज चोपड़ा की तरह जो है गोल्ड जीत कर लेकर आता है. नीरज चोपड़ा साहब का इंटरव्यू सुना आप लोगों ने? जब वो गोल्ड जीत कर लेकर आए, उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ पर मैदान में जाने से पहले ही अपने कानों में जो है राष्ट्रीय, जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो सुन लिया था, वो फील कर लेता. इसका मतलब है कि बंदे की तैयारी इतनी नेक्स्ट लेवल पर थी कि भाई साहब पता था कि रिजल्ट क्या होगा. तो उसी के बारे में यहाँ पर ये कोटेशन भी आप लोगों के लिए बोला गया कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा. मतलब कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं उसी के हिसाब से रिजल्ट होगा. अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो फिर मतलब कि रिजल्ट कैसा होगा, मेहनत कैसी कर रखी है, इससे कैसे पता चलेगा? तो फिर दूसरी स्टेटमेंट है, बोला गया कि वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी. मतलब दोनों स्टेटमेंट में एक अलग ही तरीके की आप लोग को एक छुपा हुआ राज देखने को मिलेगा. यानी कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो उससे आप लोग का परिणाम यानी कि रिजल्ट डिसाइड होता है. और रिजल्ट जब आता है वो बता देता है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है. यानी कि अगर अच्छा आया तो इसका मतलब आप लोगों ने डट कर मेहनत की है, और लास्ट वाला जो बंदा था बिल्कुल उस लेवल की मेहनत की है. पर लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आया तो सही जैसा आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि आप लोगों ने मेहनत जो है अप टू द मार्क नहीं की है. ओके, तो हमेशा कभी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है. वहां पर डंडी ही टूट जाए तो यार वो तो आप लोगों के हाथ में है नहीं है. ऊपर वाले ने भी कुछ सोचा ही होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी, बस आप लोग अपनी मेहनत करते रहो. उस मेहनत में कोई भी आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है. उस मेहनत में आप लोगों को कोई भी कंजूसी नहीं बरतनी है. जी तोड़ मेहनत कर दो. और कभी भी पढ़ने से आज तक मैंने सुना नहीं है कि किसी इंसान की डेथ हुई है, किसी इंसान की जान गई हो कि वो पढ़ते पढ़ते मर गया, इतना पढ़ रहा था. सुना है कभी? तो इसलिए जब एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग की आने वाली 60-70 साल की ज़िंदगी आप लोग की मुट्ठी में देने वाली है, तो क्यों उसके लिए लगकर मेहनत ना की जाए? आप लोग ये बता दो. डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा, और स्टार्टिंग के जो आर्टिकल होंगे वो तो मजा लगा देंगे आप लोगों का. वीडियो में एंड तक बने रहना, और एंड में जो वोकैबुलरी वाला और क्वेश्चन सेक्शन होंगे वो भी होंगे. अपना स्कोर जरूर लिखा करो, कैसा आप लोगों का स्कोर रहता है सारे क्वेश्चन मिला के टोटल. और आज का शेड्यूल बन गया है क्या? कल कितने घंटे पढ़ाई करी थी? कोई पूछे या ना पूछे, मैं बैठा हूँ यहाँ पर ये पूछने के लिए. एक बच्चा कह रहा है कि सर शर्म आती है अगर नहीं पढ़ते हैं जब पूछते हो कि पढ़ाई कितने घंटे की थी. यही तो शर्म जो इंसान के अंदर फील होनी स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो है समस्याओं का समाधान होना स्टार्ट हो जाता है. अक्सर हम लोग फील ही नहीं करते हैं. डिसाइड किया था कि आज 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, पढ़ा बस 1 घंटे, और उसके बाद में फील भी नहीं कर रहे हैं कि यार हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है. सॉरी फील नहीं कर रहे हैं. अगर आप लोग सॉरी फील नहीं कर रहे हो, मॉर्निंग में डिसाइड किया था इस टाइम उठना है, पर लेकिन उठ रहे हैं उससे 2 घंटे बाद में, सॉरी नहीं फील कर रहे हैं अंदर से. सॉरी फील करो यार, आप लोगों ने गलती की है. आप लोगों ने खुद अपने द्वारा डिसाइड किया, कमिटमेंट आप लोगों ने तोड़ा है. आप लोगों ने अपने आप को धोखा दिया है. कोई देख नहीं रहा है, पर आपका जो एक तरीके से जो जमीर है ना, वो हर टाइम उस चीज़ को देख रहा है. वो कोसेगा आपको पूरे दिन, वो कोसेगा आपको कि हाँ तुमसे कल नहीं हुआ था चीज़ें. तो ये चीज़ें फील करना स्टार्ट करो, और सही डायरेक्शन में जब एनर्जी लगाना स्टार्ट कर दोगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को चलती हुई भी नजर आएंगी. तो ये बात आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेकर आगे चलना है. एक और बात
यहाँ पर अभी जो बच्चे हैं बहुत सारे यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, खासकर ऐप पर भी और वेबसाइट पर भी। तो ये कमेंट पढ़कर जो है मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करूँ, आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का कॉम्पिटिशन किसके साथ में है। अभी जो एसएलवी के साथ में इनरोल हुए हैं यहाँ पर कोर्स के साथ में, ये ऑलरेडी तहसीलदार हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर में, और ये अभी एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग खुद सोचो, आप लोगों का कॉम्पिटिशन जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ में है। तो अगर चीज़ों को ढंग से लेकर आप लोग नहीं चलोगे ना, तो मतलब सोचना भी मत कि रिजल्ट जो है वो आप लोगों के हाथ में आएगा। मैंने इसलिए बार बार बोला है कि सीरियस होकर आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोचो जो सिलेक्टेड बंदा है ऑलरेडी गजेटेड पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो किस लहजे में जाकर पेपर देकर आएगा, कितने मस्त तरीके से बिंदास होकर पेपर देकर जाएगा। और मेहनत इतनी कर रहे हैं कि बाकायदा मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं मुझे वहाँ पर कि सर इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो प्रोवाइड करा दो, क्योंकि उसमें ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उसको अपडेट किया गया है, तो उसमें यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से इनके द्वारा बार बार मैसेज किया गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखो कि बंदे कितने डेडिकेटेड हैं, मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड होकर भी एक अच्छी पोस्ट अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पर ए ग्रेड की पोस्ट मिल जाए। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि थोड़ा सा सीरियस होकर आप लोग यहां पर लग जाइए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो स्टडी लवर वीर जो है .in ये वेबसाइट है, या तो यहाँ से जाकर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी चीज़ जो आप लोगों के फायदेमंद है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, सारे जो पुराने क्वेश्चन और सारी जो पीडीएफ है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, हिंदू की भी पीडीएफ। और अगर क्लास के साथ में कनेक्ट होना है तो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ में ऐप पर अगर आप लोगों को जाना है तो ऐप में भी यहाँ पर ये आप लोगों की प्रो क्लासेस के नाम से टैब है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, और यहाँ पर सारे नोट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। जो क्लासेस हो रही हैं जो यहाँ पर कोर्स की, उसके नोट्स आप लोगों को उसी के साथ में मिलेंगे अंदर ही। और बाकी जो क्लासेस के अलावा जो नोट्स हैं वो सारे प्रीलिम्स के पेपर, एपीएफसी के ये सारे पेपर वगैरह, और यहाँ पर प्रीलिम्स यूपीएससी के पेपर वगैरह वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इनको यहाँ पर जाकर देख लेना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोगों को कैसे बोलूँ ये मैं। आप लोग देखिए यहाँ पर जब इसके ऐप के ऊपर जा रहे हैं तो रेटिंग दे रहे हैं कई सारे बच्चे, तो रेटिंग दे रहे हैं। जो भी मन करता है, जैसा ऐप लगता है वैसी रेटिंग दो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 रेटिंग दो, अगर आप लोगों को लग रहा है 1 रेटिंग देने लायक ऐप है तो 1 रेटिंग दो, पर लेकिन ऐसा मत करो। यहाँ पर क्या है देखो, 1 रेटिंग दे रखी है इनके द्वारा, ये यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया वेरी गुड ऐप फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट, और रेटिंग क्या है 1। मतलब जब गुड ऐप है तो यार फिर रेटिंग तो उसको अच्छे से दो ना। यहाँ पर बोला गया हेल्पफुल, आई एम वेरी हैप्पी और रेटिंग 1। यहाँ पर देखो ए रिवोल्यूशनरी ऐप और रेटिंग क्या, रेटिंग 1। तो ये मत करो कम से कम अगर बुरा लग रहा है तो बुरी रेटिंग दो, अच्छा लग रहा है उसके बाद भी बुरी रेटिंग दे रहे हो, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। और इतने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं वहाँ पर जिसकी कुछ हद नहीं है, और रेटिंग लगभग ओनली 1000 ने जी है। आखिर इसका क्या रीज़न है ये भी मुझे समझ में नहीं आया। तो रेटिंग जरूर देना जो भी आप लोगों को लगती है, 5 देनी है, 4 देनी है, 1 देनी है, जो भी आप लोगों को लगता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को 5 ही रेटिंग देनी है। हाँ, रेटिंग अच्छी देते हो तो ऐप जो है वो और अच्छे से काम करता है, और अच्छी चीज़ें परफॉर्मेंस आती है, जो गूगल प्ले स्टोर में भी ऐप को और सपोर्ट मिलता है। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जो प्लीज़ आप लोग ये काम जरूर करिए कि अच्छा लग रहा है तो अच्छी रेटिंग दो। यहाँ पर ये मत करो ऐसा, इससे ऐप जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर बहुत सारी पोला मानी स्टार्ट होती है ऐप में, क्योंकि वही चीज़ें हैं जैसे यूट्यूब की वीडियो के साथ में होता है। तो ये मुझे एक बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी क्लास कभी स्टार्ट होंगी, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं। होली के जस्ट बाद में आप लोगों की मैथ और इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर पूरा सीसेट वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। इसी के साथ में पॉलिटी की क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, आईआर की क्लास चल रही है, और दूसरे सब्जेक्ट भी उसी के साथ में आप लोगों के पैरेलल में होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऐप जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग अपडेट हो चुकी हैं। बस थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे लोग पहुँचे हैं तो थोड़ा बर्डन आ रहा है, तो उसको मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बार बार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे बच्चे पहुंचेंगे, तो वो थोड़ा सा इशू है, तो उसको भी रिजोल्व करेंगे। और अगर मुझे लगा कि इससे ज़्यादा बच्चे नहीं झेल पाएगा तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि वहाँ पर जो एडमिशन है उसको भी मैं क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर यार फिर मतलब नहीं बनता। पता चला ऐप जो है वो क्रैश हुआ घूम रहा है, जिसने एडमिशन ले लिया फिर उनको भी दिक्कत हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि होली के बाद में हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नहीं, एक तरीके से ऑफर क्लोजेज सून, तो ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो झेल पा रहा है नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि टेक्निकल टीम मुझे पहले से ही बोल रही है कि सर इसको थोड़ा देखो कैसे करना है, ठीक है। तो उसको अपग्रेड करते करते जो है कई बार परेशान हो चुका हूँ, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। उसमें ओटीपी भी नहीं आ रहा था, कई सारे बच्चों की बहुत सारी इश्यू हो गई थी, वेबसाइट भी डाउन हो गई थी। अब सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है, पर और ज़्यादा अगर बर्डन आएगा तो फिर कुछ करना पड़ सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन। देखता हूं कौन कौन यहां पर इनको पहचान पाता है। ये वो पर्सनैलिटी है जिनकी एक स्टेटमेंट ने जो है यहां पर पूरी दुनिया में इंडिया की जो इमेज है वो डिग्रेड करने की कोशिश की, यानी कि हमारे हिसाब से तो अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। आखिर क्या किया इस इंसान ने? इस इंसान ने इंडिया को अनडेमोक्रेटेड कंट्री बोला, यानी कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को इनके द्वारा अनडेमोक्रेटेड कंट्री बोला गया, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गए थे काफ़ी ज़्यादा। इनका नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन इनको पहचान पाता है। पहचानो कौन वाली कैटेगरी में आप लोग इनको रख सकते हैं, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, छोटी सी है, इसके बाद में बड़े बड़े आर्टिकल भी हम लोग देखेंगे सारे। क्वाड की मीटिंग जो है वो होने जा रही है अभी, और ये जो क्वाड की मीटिंग है ये अभी यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे लीडर जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये अभी सारे आने वाले हैं इंडिया के अंदर में, तो विजिट करेंगे इंडिया। तो यहाँ पर अहेड ऑफ द क्वाड मीटिंग, फिर क्वाड की मीटिंग होगी, उसके बाद में फिर पैटर्न आप लोग यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। क्वाड एक ऐसा ग्रुप है आज की डेट में जिसमें आप लोगों को कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, जैसे कि यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारे के सारे मेंबर मालाबार एक्साइज का भी पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। वही मालाबार एक्साइज है जिसमें पहले यूएसए और इंडिया हुआ करता था, और 1992 में मालाबार एक्साइज यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। पर लेकिन आगे चलकर क्वाड में सारे के सारे मेंबर जुड़ गए, और क्वाड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, इसकी जो स्थापना एक तरीके से, इसका जो देखेंगे ब्रेन चाइल्ड कौन है इसके पीछे, तो जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, जिनका नाम था शिंजो एबे साहब, उनके द्वारा क्वाड ग्रुप की जो है यहाँ पर एक तरीके से रिकमेंडेशन या फिर स्थापना आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए जिसको लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जैसे यहाँ पर मीटिंग वगैरह होगी तो क्वाड के बारे में सारी बातें जो है वो डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है, उसको काफ़ी तसल्ली के साथ में। दोस्तों ये जो आर्टिकल है सुनने में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को आप लोगों के बचपन में लेकर जाऊंगा, और उसके बाद में फिर कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल काफ़ी डिटेल में कवर किया गया। इसको आप लोग पॉलिटिका जो जीएस पेपर 2 है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर यह कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी डीएनए की इन्फॉर्मेशन कई बार चेक की जाती है कि ये किसका बच्चा है, तो इसको बोलते हैं डीएनए टेस्ट, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड टेस्ट बेसिकली इसको बोल सकते हैं। और छोटा सा बच्चा है यार, अभी पैदा हुआ है, उसमें उसकी कंसेंट भी नहीं रहती है, यानी कि बच्चे ने जो है इसके लिए अनुमति भी नहीं दी है कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये एक बच्चे के साथ में छेड़खानी है, उसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आप लोग क्या लगता है कि बच्चे का वेट करना चाहिए, पहले बच्चा बड़ा हो जाए फिर उससे पूछे कि चेक कराना है कि नहीं कराना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी का अधिकार पहले से ही बोला है कि जो पैदा होता है उसी के साथ में उसका राइट टू प्राइवेसी का अधिकार पैदा होता है। तो यहाँ पर भी वही पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के द्वारा। अच्छा, आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग बताओ, जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये बोलने लगते हैं कि यार इस बच्चे की नाक ना इसके मम्मी पर गई है, आंख ना इसके पापा पर गए हैं, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। इसका चेहरा ना बिल्कुल कुछ कुछ मामा जैसा लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं नॉर्मली, तो आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा होगा कि ऐसा बोल दें कि इसकी आंख नाक ना पड़ोसी के जैसी लगती हैं, ठीक है, वो रेयरली देखने को मिलता है। कोई अपने में से ही बताता है कि नहीं रे मेरे जैसा है, तेरे जैसा नहीं है। तो यहाँ पर उस तरीके से चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश की जाती है, और मैक्सिमम तो मम्मी और पापा के साथ में बच्चों को कंपेयर किया जाता है कि हाँ इसकी नाक उसके जैसी है, इसके बाल उसके जैसे हैं। तो ये होता क्या है बेसिकली? ये होता है एक बच्चा जो होता है अपने माँ बाप से मिलकर बना होता है, और उसके अंदर में उसके माँ बाप के डीएनए आप लोगों को देखने को मिलते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो डीएनए है ये एक तरीके से मदर और फादर के डीएनए जो पेरेंट्स के जो बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों का कुछ कुछ फेस कट, कुछ कुछ बॉडी जो है अपने पेरेंट्स पे आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो सोचो, जो बच्चा पेट में जो है मजे में अपनी जिंदगी जो बिता रहा था लगभग 9 महीने तक, अब वो बच्चा जो है पेट से बाहर आ रहा है, और पेट से बाहर आते ही उस बच्चे का जो है डीएनए टेस्ट कई बार कर लिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि ये बच्चा किसका है, जिसकी गोद में ये बच्चा है क्या उसी का है, या फिर ये बच्चा जो है किसी और का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया, उसमें ये बोला कि उस बच्चे की कंसेंट होना भी जरूरी है जिस बच्चे का आप लोग यहाँ पर डीएनए टेस्ट कर रहे हो। कोई बोलेगा यार वो बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ है तो फिर उसका डीएनए टेस्ट मत करो, क्योंकि जब उसने कंसेंट ही नहीं दी है तो आप लोग डीएनए टेस्ट कैसे कर सकते हो? आखिर ऐसा क्यों बोला? जब केएस पुत्तास्वामी केस हमारे देश में आया 2017 में, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात चीख चीख कर चिल्ला कर बोली थी कि भाई साहब प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। उसमें आर्टिकल 21 ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है, यानी कि निजता का अधिकार यहाँ पर देता है। और इसमें जो बात बोली वो सबसे बड़ी है अब आगे, वो क्या थी कि जब कोई पैदा होता है उसके पैदा होने के साथ ही ये अधिकार उसको मिल जाता है, यानी कि जैसे ही आप लोग इस दुनिया में आए तो आप लोग की प्राइवेसी भी इस दुनिया में आ गई है, तो अब उस बच्चे को जो है अपनी प्राइवेसी का अधिकार है।
यानी कि अगर किसी बच्चे को हालांकि ये मजाक है, किसी बच्चे को अगर बिना कपड़े पहनाए लेटा रखा है, वो नंग धड़ंग लेटा हुआ है, तो उसकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है बेचारे की, ठीक है, तो कपड़े पहना के उसको रखने चाहिए। देखिए वो एक अलग बात होगी, पर लेकिन इन रियलिटी में जब किसी का डीएनए टेस्ट हो रहा है, उस बच्चे को बेसिकली पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ उसके साथ में हो रहा है। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को याद रखना है। जजमेंट में क्या क्या बातें बोली गई हैं, तो कोर्ट ने कई सारी बातें बोली हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर बच्चे की या किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंसान की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली उसकी पर्सनल है, और वो इतनी पर्सनल है कि किसी को जानने का कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये बोली कि जो बच्चा है उसकी खुद की राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी के साथ में खुद की उसकी जो बॉडी की इंटीग्रिटी है, तो उसकी जो राइट टू प्राइवेसी और जो उसकी बॉडी की इंटीग्रिटी है, आप लोग उसका वो अधिकार जो है उसका हनन कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। तीसरे में क्या बोला, अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो कि उस बच्चे की ये सारी चीज़ चेक कर रहे हो, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब ये कि उस बच्चे को आप लोग एक मटेरियल की तरीके से यूज़ कर रहे हो, एक मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट की तरीके से आप लोग उसको देख रहे हो, जिसमें उस बच्चे ने कुछ भी बोला ही नहीं है, और आप लोग जो है बस चेक कर रहे हो यहाँ पर अपने आप की लड़ाई हो गई बीच में, और आप लोग चेक कर रहे हो, इस बच्चे का डीएनए चेक कर लेते हैं कि ये बच्चा किसका है। लड़ाई आपकी हुई है, चेक बच्चे को कर रहे हो, बच्चे का इसमें बेसिकली क्या कसूर है कि बच्चे की जो है अगर कल को बेसिकली इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, खुद सोचो आप लोग यहाँ पर, अब मान लो एक जो हस्बैंड और वाइफ है और बच्चा जो है वो किसी और का है, हस्बैंड का नहीं है। अब यहाँ पर ये सोचो कि ये बात जो है उस बच्चे को जब पता चलेगी जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी ज़िंदगी तो एक तरीके से नरक बन गई स्टार्टिंग से ही। उसको कोई बोलेगा पता नहीं किसका है, बाप का नाम क्या है, फलाना डिम का नाम, अक्सर मूवी में आप लोगों ने चीज़ें देखी होगी। तो बिना बच्चे की परमिशन के यहाँ पर कभी भी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो यानी कि माँ बाप को बच्चे को ऑब्जेक्टिव तरीके से यूज़ नहीं करना कि तुम्हारी बैटल चल रही है कि किसका बच्चा है, और उसमें तुम बच्चे का डीएनए टेस्ट करने बैठ जाते हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है, और आजकल ये बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे का डीएनए टेस्ट करते हैं, तो बच्चे का तो डीएनए टेस्ट हो गया कि हाँ भाई साहब ये बच्चा किसका है, ये तो चलो सही है, जिसका है उसका है तो ठीक बात है। पर लेकिन अगर किसी और का बच्चा हो वहाँ, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर जो मदर की डिग्निटी है वो भी यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव तरीके से हैम्पर होती है। यानी कि एक तरीके से माँ की जो एक तरीके से डिग्निटी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी तन्नू वेड्स मन्नू में, यहाँ पर जो सरदार जी रहते हैं और उनकी जो वाइफ रहती है, तो उनकी वाइफ जो है वो मतलब बेबी कराती है किसी मतलब शायद टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह कुछ इस तरीके से, क्योंकि सरदार जी जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी कि वो जो है बेसिकली बच्चा करने में कैपेबल नहीं रहते हैं। बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं कई बार लोगों के साथ में, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं कुछ ऐसे कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। पर लेकिन उन सब मुद्दों में यहाँ पर आखिर बच्चे का और जो माँ के ऊपर जो बेसिकली एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लग जाता है वो कितना सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें बोली है। आप लोग इन बातों से कितना सहमत हो, यस या फिर नो, ये सही है या फिर गलत है, तो आप लोग बताइए। वैसे एग्जाम में अगर कुछ लिखने के लिए आए तो वहाँ पर आप लोगों की राय नहीं होगी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो बेसिकली जो पर्टिकुलर जो एक ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो जो बता रही है वही होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है यूपीएससी के द्वारा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली जजमेंट ने भी, और वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप लोग इस चीज़ों को देखोगे कि राइट टू प्राइवेसी जो है, मैंने अभी आप लोगों को बताया हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 21 के अंदर में आता है। तो ये जो आर्टिकल 21 के अंदर में आता है, ये अकेला यही क्वेश्चन जो है ये 2 बार घुमाकर पूछ लिया, क्योंकि 2017 में ये मिला था, 2018 में पूछ लिया पहले क्वेश्चन, और फिर सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के 2021 में पूछ लिया। यानी कि 2 बार ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में पूछ चुके हैं, ओनली ये क्वेश्चन। अभी यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि हमारे ही देश की बात की जा रही है, अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर उसमें भी बात की जा रही है कि जो बच्चों के राइट्स हैं यहाँ पर बेसिकली उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर फोकस देकर चलना है। और वो भी यहाँ पर बोलता है यही बातें कि बच्चे की खुद की भी जिंदगी है, उसकी खुद की आइडेंटिटी है, तो राइट टू प्राइवेसी बच्चे को यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उस बच्चे की राइट टू प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट है। उस बच्चे से आप लोग उसका फंडामेंटल राइट छीन रहे हो अगर आप लोग खुद बिना उसकी परमिशन के उसकी जो डीएनए वगैरह की जो टेस्टिंग यहाँ पर कर रहे हो। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई। तो ये सारा जो वर्डिक्ट था इसमें सारी बातें बड़ी ही तसल्ली में समझाएगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि 1 मिनट में बता देता है कि इसका पेरेंट्स कौन है,
बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे की जिंदगी जो है वो किस तरीके से चलनी है, तो पेरेंटिंग टेस्ट यहां पर किया जाता है। एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट कौन है ये डिसाइड करने के लिए। तो इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, जिसमें जो एक तरीके से कंपेयर किया जाता है जो बच्चों का और पेरेंट्स के बीच में जो भी यहाँ पर एक तरीके से उनके डीएनए है उनको मैच करके देखा जाता है। अगर वो मैच हो जाता है तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हाँ जैसी चाहिए थी चीज़ें सारी वैसी हैं। अगर मैच नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब कईयों के माइंड में आ सकता है कि अगर कोई औरत जो है वो उस जिसके साथ में उसकी शादी हो रखी उसका बच्चा न लेकर किसी और का बच्चा अगर पैदा करती है और वो इंसान उस बच्चे को पालता है, तो यहाँ पर इस इंसान के साथ में धोखा हो गया। आप वो बात बिल्कुल सही कह रहे हो, इंसान के साथ में यहाँ पर धोखा हो गया है, ठीक है। पर लेकिन इस इंसान के साथ में जो धोखा हुआ है वो वाइफ ने धोखा दिया है, तो इसका खामियाजा जो है वो बच्चा क्यों भुगते। यानी कि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग बोलो कि आज की डेट में अगर साउथ कोरिया में आप लोग जाओगे तो साउथ कोरिया के अंदर में अगर आपने कोई गलती कर दी तो यहाँ पर आपकी आने वाली पीढ़ी यानी कि 3 पीढ़ी तक उस जो बेसिकली गलती की सजा मिलने वाली है, यानी कि आपके बच्चे आपके बच्चों के बच्चे वहां तक वो सजा झेलेंगे। इसलिए कोई भी गलती करने से पहले वहां पर 1000 बार सोचता है। तो यही बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि माँ बाप की गलती थी, आखिर बच्चा क्यों वो यहाँ पर बेसिकली चीजें झेले। तो ये सारी चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे की इसमें क्या गलती है कि बच्चे यहाँ पर ये सारी चीजें जो झेले, ये सारी जो चीजें चल रही हैं। अभी जो हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बोलो कि जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डेटा और इसी को हम लोग प्राइवेसी के अंदर भी रखते हैं। पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो भी जेनेटिक है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो बात की जाती है कि वो थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। थर्ड पार्टी मतलब यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि उससे रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए कई बार क्या होता है, बहुत सारा डेटा आप लोगों का जो एक तरीके से ना इधर उधर सेव रहता है। आप लोग मान लीजिए डॉक्टर के पास में गए, आप लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट में कोई एक प्रॉब्लम आ रखी है, वो डॉक्टर के पास में सारा डेटा आ गया, वो सेव हो गया। अब मान लो चलो वो वेबसाइट जो है वो हैक हो गई वहाँ से, तो डेटा जो है पब्लिक में आ जाएगा। तो जेनेटिक डेटा जो है बिना किसी बच्चे की परमिशन के अगर आप लोग लेकर आ रहे हो तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस खुद जो जेनेटिक डेटा प्राइवेसी जो हमारे देश की इन्फॉर्मेशन है उसमें भी ये बातें बोली जाती है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो डीएनए की अगर आप लोग निकाल रहे हो इतनी आसानी से, तो ये वोलेशन हो गया डायरेक्ट उसकी प्राइवेसी का। तो इसको थोड़ा सा बचना चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए। पर लेकिन ये किया क्यों जाता है, कई बार इसके रीजन भी रहते हैं, इसके फायदे भी हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो एक पॉजिटिव बोल सकते हो, एक नेगेटिव बोल सकते हो। अगर बच्चे का डीएनए यहाँ पर चेक कर लिया जाता है तो उसकी वजह से रिवील हो जाता है कि क्या इस बच्चे को कोई डिजीज है, इस बच्चे की हेल्थ के बारे में पता चलता है, इस बच्चे की और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक तरीके से जो जरूरी है आगे आने वाले टाइम में बच्चे के ऊपर ध्यान रखा जाए कि एक तरीके से कैसे इसके वंश में कोई पुरानी बीमारी रही है क्या, तो इस बच्चे को वो बीमारी ना हो जाए। एक तरीके से कई बार पेरेंट्स को जो बीमारी होती है वो बच्चों सेम डिजीज जो है वो यहाँ पर आगे चल के बेसिकली यहाँ पर बच्चों को आ जाती है। तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो अवेयरनेस रहती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा एड्स की बीमारी जो होती है, अभी ऐसा सिस्टम आ गया अगर माँ को हो गई है तो बच्चों तक उसको पहुँचने से रोक लिया जाता है। तो इसका पता चलता है तो ही तो रोक पाएंगे, अगर पता ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे चीज़ों को रोक पाएंगे। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर नेगेटिव चीज़ें क्या है, नेगेटिव चीज़ें हमेशा ये है कि पर्टिकुलर पर्सन की प्राइवेसी जो है वो हनन हो रही है। तो प्राइवेसी को ज़्यादा वरीयता दी गई है कोर्ट के अंदर में, यानी कि प्राइवेसी को ज़्यादा आप लोग बेसिकली यहाँ पर वरीयता दो एज कंपेयर टू जो इन्फॉर्मेशन डिजीज और ये सब हो रही है, ये अपनी जगह है। ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलर देखने को मिलेगा, यानी कि डीएनए की जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर वो सब अपनी जगह है, पर प्राइवेसी को आप लोगों को पहला यहाँ पर बेसिकली फोकस देकर चलना पड़ेगा। आप लोग को बोले ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, इवन अगर यूएसए में आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर 2015 में देखो कितने कम थे 1.6 मिलियन, 2016 में 2.6 मिलियन, 2017 में 4.5 मिलियन। इनकी संख्या की स्पीड देखो आप लोग, 18 में हो गए 12 मिलियन और 19 में लगभग 26.5 मिलियन, और अब यहाँ पर इसके भी डबल हो गए होंगे आगे चलेगा जैसे डेटा। ये खुद MIT के द्वारा बताया गया है, MIT टेक्नोलॉजी के द्वारा रिव्यू किया गया। MIT क्या है, यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, नीचे फुल नाम बताओ देखता हूँ कौन कौन बताता है। अभी हमारे देश में इससे रिलेटेड कई सारे जजमेंट भी हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ जेनेटिक प्राइवेसी के बारे में, तो इसके बारे में कई सारे जजमेंट है। खुद 2018 का एक जजमेंट है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर में दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया था कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्क्रिमिनेशन किया है अगेंस्ट ए पर्सन कि विद हार्ट डिजीज थी उसको, ठीक है, तो उसकी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बेसिकली बातें निकाल कर लेकर आए। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की बीमारी जो है वो सामने निकाल कर लेकर आए एक तरीके से, तो उसके चलते यहाँ पर ये केस पहुंचा था यहाँ पर इसके अंदर में। तो वहाँ पर भी इन चीज़ों को बोला गया कि प्राइवेसी को जो है आप लोगों को फोकस देना है।
जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर अगर बात करता है कोई, तो आर्टिकल 14 संविधान का वो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर रोकता है। इसी के साथ में आर्टिकल 21 मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन, केस पुत्तास्वामी केस, ये केस पुत्तास्वामी जो रिटायर्ड जज थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस निकल कर आया था 2017 में, तो ये केस ऑलरेडी प्राइवेसी को यहाँ पर फोकस देता है। जेनेटिकली कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इवन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में भी यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट यहाँ पर लेकर आया गया इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो इससे मुद्दे को आप लोगों को समझने में ये हेल्प मिलेगी कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर टाइम टू टाइम जो है वो बातें की जा चुकी है अलग अलग कोर्ट के द्वारा भी दुनिया में, और जब यूएसए में इतना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या चीज़ है, कोई भी ऐसा डेटा जो होता है वो कई बार मार्केट में अच्छे खासे प्राइस पर बेचा जाता है। हमारे देश में अगर आज के डेट में आप लोग बात करो, बाल से लेके खाल तक सब कुछ बेचा जाता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ पर बिकती ना हो। इंसान जो कहता है ना कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास में पैसा नहीं है, एक एक बॉडी का पार्ट जो है ना वो लाखों लाखों का है, अगर उनको सबको ऐड करने बैठोगे तो करोड़ों की आप लोगों की खुद की ये बॉडी है। तो गरीब तो खैर नहीं हो, कुछ करना नहीं चाह रहा है इंसान तो वो एक अलग बात है, पर गरीब अगर वो बोलते मैं हूँ तो वो तो गरीब तो नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर देह जो है बेसिकली बॉडी है उसके पार्ट का एक तरीके से तस्करी भी होती है, आप लोगों को कई बार पाई जाती है। कई बार बच्चों को उठाया जाता है उनकी बॉडी के पार्ट्स निकालने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर चीज़ें निकल कर आती हैं यहाँ पर। तो इसके ऊपर कम से कम यहाँ पर रोक लगानी चाहिए कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोका जा सके। और ये तो इतनी गंदगी है बेसिकली, इसको तो मतलब इससे ज़्यादा गंदी चीज़ क्या होगी कि इंसान को मारकर उसकी बॉडी का पार्ट्स निकाल कर बेचा जाता है। तो इंसान के नाम पर ही कलंक हो गया एक तरीके से, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को रोकना ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। रूल और रेगुलेशन तो है पर लेकिन अवेयरनेस की वजह से होता है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों से मैंने एक आर्टिकल भी शेयर किया था, एक महिला थी, तो महिला के साथ में बेसिकली कुछ इस तरीके से किया गया कि उसकी किडनी निकाल ली और किडनी निकलवा के उसको बोला कि तुम्हारे हस्बैंड को जॉब दी जाएगी, ठीक है। उसकी किडनियां निकाल के, उसकी एक किडनी निकाल के बेच दी और फिर जो है बेसिकली उसको धोखा दिया, उसके हस्बैंड को जो है वो जॉब भी नहीं मिली। तो इस तरीके से भी हरकतें यहाँ पर की जाती है कि तुम अपनी किडनी दे तो तुम्हारे हस्बैंड को जॉब मिलेगी। बेरोजगारी जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट यार, वो कई बार इंसान को इतना एक तरीके से गिरने पे मजबूर कर देता है कि इंसान जो है कई बार तो उल्टे सीधे रास्ते पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर की जो दुर्दशा है वो दिख रही होती है उस टाइम पर, और लगता है कि यार यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा है कि इस धरती पर कोई सोल्यूशन होगा। तो ये वाली सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि इन चीज़ों को फोकस देकर यहाँ पर चलना पड़ेगा, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है यहाँ पर, इसके ऊपर जो मैंने बताया कि जो बच्चों के चाइल्ड के राइट हैं उसके बारे में यहाँ पर वो बातें करता है। तो उसमें भी यही बोला गया कि कहीं ना कहीं जो एक तरीके से बच्चों के अधिकार हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए। और वो उनके अधिकार जो हैं वो सबके ऊपर यहाँ पर बाइंडिंग है, यानी कि ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर है कोई पॉलिटिकल है वो इसको यहाँ पर नहीं लेकर चल सकती, सिविल या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से बाइंडिंग है ह्यूमन राइट ट्रीटी के थ्रू, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक या हेल्थ, वो सारी चीज़ें हैं। ऐसे आप लोगों को यहाँ पर इनको भी फोकस देना पड़ेगा। इसमें कई सारे पॉइंट ये बोलते हैं कि एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसी बच्चे का अगर आप लोग डेटा निकाल देते हो तो कहीं ना कहीं उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो एक तो उसके अधिकार है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, राइट टू लाइफ जो है उसका अधिकार है यहाँ पर, लाइफ टू लाइफ, उसको सर्वाइव भी करना है, उसको लाइफ में डेवलपमेंट भी होना है। ऐसी चीज़ें अगर होती है तो उसका डेवलपमेंट भी रुकता है और उसके सर्वाइवल पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। बच्चे के इंटरेस्ट में नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो जो भी अधिकार बच्चे का होना चाहिए उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए। बच्चे की जिंदगी आगे प्रोडक्टिव किए तो यहाँ पर निकालो भाई साहब आप लोग उसकी सारी इंफॉर्मेशन। इसी के साथ में यहाँ पर रेस्पेक्ट करना चाहिए जो चाइल्ड व्यू भी, बच्चे को रुको, उसको बड़ा होने दो, फिर उसके बाद में पूछना उससे जो भी यहाँ पर है। तो ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन बोलता है। यानी कि जो हमारे देश में अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है वो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो भी यहाँ पर रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं बच्चों से रिलेटेड। यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि ये जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है इसमें जो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर यूएन के द्वारा इसको अडेप्ट किया गया था 1989 में। तो जो यूएन ने इसको अडेप्ट किया तो इसका मतलब ये हो गया कि हम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन गए। फिर आगे चलकर यूएन ने अडेप्ट किया 1989 में और 1990 में इसको इन्फोर्स कर दिया। जब कोई भी चीज यूएन अडेप्ट करता है और उसको इन्फोर्स करता है तो फिर अलग अलग कंट्री उस पर्टिकुलर मुद्दे को अपनी पार्लियामेंट में लेकर आती हैं और फिर उसको रेटिफाइड करती हैं। रेटिफाइड का मतलब अपनी पार्लियामेंट में उसको बाकायदा उसके ऊपर कानून बनाकर पास किया जाता है ताकि चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो हम लोग ऑलरेडी इसको अपनी कंट्री की पार्लियामेंट में रेटिफाइड कर चुके हैं जस्ट 2 साल बाद में, जैसे यहाँ पर ये यूएन के अंदर में सारा मुद्दा हुआ।
तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ऐसा इशू है जिसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, और इसको कुछ ऐसी हरकतें न हो समाज के अंदर में ताकि जो बच्चे हैं उनकी डिग्निटी के ऊपर इंपैक्ट पड़े, उनकी आने वाली लाइफ के ऊपर इंपैक्ट करे, तो उसके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए। तो कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी बच्चे की यहाँ पर निकालनी है तो वो बच्चे के बिना उसकी परमिशन के यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यूएसए में हो रहा है, पर लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रूल और रेगुलेशन भी है, कानून भी है। हमारे देश में भी अगर हो तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। ये सारे मुद्दे यहाँ पर बोले गए हैं। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताइए। इस आर्टिकल को सुनने के बाद में क्या लगा कि इंडिया के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर में क्या है, और आप लोग इसको कैसे सोचते हैं। तो देखता हूं आप लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है पहले भी अटेम्प्ट कराया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, राइट टू प्राइवेसी के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड की जाती है यहाँ पर बेसिकली राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी के अंदर में। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आंख बंद कर भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आर्टिकल 21 पार्ट 3 में बोल दिया सीधा का सीधा उठाकर, मतलब कुछ जद्दोजहद की ही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने है, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर आप लोगों से, तो समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग था। जैसे राइट टू प्राइवेसी में डेटा प्रोटेक्शन की भी हम लोग बात करते हैं कि डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। हमारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर काफी हा हुल्ला हुआ, काफी लंबे समय तक आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल भी उसके ऊपर डिस्कस किए, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यूरोपियन यूनियन के अंदर में। उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में अपने यहाँ पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो रेगुलेशन जो है रूल 2016 में, उसको सिस्टमेटिक वे में पास कर 2018 में इंप्लीमेंट कर दिया। किसने किया ये काम? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर दे दिया मैंने, अगर थोड़ा सा अब ध्यान से सुन रहे होंगे तो आंसर है यूरोपियन यूनियन। इसीलिए अभी हमारे देश के अंदर में जब गूगल की बात चल रही थी तो गूगल ने यूरोपियन यूनियन के अंदर में अपना सिस्टम चेंज किया। अब हमारी कंट्री में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बात पकड़ ली, तो उसने बोला कि हमारे यहाँ भी चेंज करो। गूगल बोलने लगा यार ये तो चीटिंग है उनके वहाँ पर चेंज किया, उनकी ज़बरदस्ती, तुम तो यार सब इस तरीके चेंज करवाने लगोगे। तो वो भागा भागा फिरा, कभी ट्रिब्यूनल में गया, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लो, नहीं तो पत्ता काट देंगे तुम्हारा। तो ऐसी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो। तो ये जरूरी है कहीं ना कहीं, अगर देश में लोगों की प्राइवेसी को ढंग से हम लोग लेकर चलना चाहते हैं तो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक और बात की जा रही है, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन इज ए ब्रीच ऑफ आर्टिकल 14, ये बोला गया पहले पॉइंट में। दूसरा बोला गया जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल इन ऑल द कंट्री। ये यहाँ पर ये एक तरीके से जो भी कंट्री है उनमें सब में यहाँ पर ये आज के डेट में जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इलीगल है। तो कौन सी स्टेटमेंट आप लोग के हिसाब से सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव? इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? एक बात हम बताए देते हैं आप लोगों यहाँ पर, फिर बोलो कि यूपीएससी आप लोगों के साथ में कई बार ऐसा खेलता है। वो बोल देगा कि ये कंप्लीटली बैन है हर एक कंट्री के अंदर में। यार कोई तो देश ऐसा होगा जहां पर ऐसा नहीं होगा, जहां पर ऐसा नहीं कि सारी कंट्री में बैन हो गया, बिल्कुल ये कर दिया वो कर दिया, जहां बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ जाए ना, समझ लेना यूपीएससी ने आप लोगों को एक कोपचे में डाल दिया है। ठीक है, अब उस कोपचे में से निकलना है आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। तो यहाँ पर ये बोलना कि ऑल कंट्री, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई देश ऐसा होगा जो कि छठा होगा किसी न किसी एक तरीके से ना। आप खुद ही ले लो, किम जोंग उन वाला देश लगा लो, वो तो वैसा इंसान का जेनेटिक क्या होता है, इंसान के एक एक ना बूंद का कतरा कतरा निकाल के रख ले। तो बोला गया कि इलीगल है इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री। तो ऑलमोस्ट आगे यहाँ पर शब्द, ना कि ऑल द कंट्री। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरीके से स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछा जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट की जो स्टेटमेंट है वो सारी मैंने आप लोगों को बताई दी। और केस पुत्ता स्वामी केस भी अगर कल को पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को लेंथी लगते हैं, कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देती है और अब तो स्टेटमेंट भी चेंज कर देती है। तो थोड़ा सा अच्छे से आप लोग टॉपिक को पढ़ोगे तो ही आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी फटाफट आंसर देने पे लग गए और पता चला क्या था, ओ तेरी इनकरेक्ट लिखा हुआ था, पढ़ना भूल गए, फिर हो जाएगी काम खराब। ठीक है, उन्हें कहते ओए उन्हें कहता क्या, ओए मेरी पेन तो तू ले गई, ओए मेरे क्वेश्चन तो तू ले गई, यूपीएससी बोलेगी। ठीक है, आप बोलोगे यूपीएससी को। ठीक है, UNCRC यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें बोला गया कि ये बाइंडिंग है ह्यूमन राइट ट्रीटी के तहत, जैसे सेट ऑफ द पॉलिटिकल राइट, ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अडेप्ट किया गया था 1989 में और एंटर किया फोर्स में नेक्स्ट ईयर। इंडिया के द्वारा इसको रेटिफाइड किया गया कन्वेंशन जैसे आया उसके एक साल बाद में इसको फोर्स कर दिया। कमेटी ऑन द जो राइट ऑफ द चिल्ड्रन है, यहाँ पर ये एक बॉडी है जो कि एक्सपर्ट है, माइनर जो मॉनिटर करती है, जो भी यहाँ पर रिपोर्ट देती है इंप्लीमेंट कैसे करना है UNCRC के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है यहाँ पर ए, क्योंकि अभी देखा आप लोगों ने इंडिया के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया था 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पर 1992 की बात की जा रही है, ना कि इमीडिएटली इसको जैसे ही लाया गया तो तुरंत इसको रेटिफाई यहाँ पर कर दिया। ठीक है,
तो 1 ईयर आफ्टर इन फोर्स, तो ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आप लोगों के सामने यहां पर ए हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। अगर आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन आ जाए राइट टू प्राइवेसी के बारे में, तो यहाँ पे भी आप लोग देखते हैं बात की जा रही है कि आप लोगों को जो निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के जो नवीनतम निर्णय के एक तरीके से आप लोगों पर फोकस देना है, उसको एक तरीके से अवलोकन करना है, उसके ऊपर प्रकाश डालना है, उसकी जांच करनी है, जो भी आप लोग मानो। तो एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी। तो प्यारा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर करिएगा, सारे चक्षु आप लोग खुल जाएंगे। तो कैसा लगा ये टॉपिक, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है बताओ, कोई डाउट हो तो बताना, समस्या हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटी के बहुत सारे आर्टिकल्स भी यहाँ पर कवर हो गए। 14 के बारे में बात करी, 21 के बारे में बात करी, राइट टू प्राइवेसी के जजमेंट के बारे में बात करी, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करी, यूएसए के डेटा के बारे में हम लोगों ने बातें करी। तो इस तरीके से आप लोगों की कई सारी चीजें ऐसी रिपीट होती रहती हैं। और यूपीएससी के क्वेश्चन भी आप लोग हो गए, कोई भी टॉपिक पढ़ो अगर क्वेश्चन नया लगाओ तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने उसके साथ में जाती कर दी क्वेश्चन के साथ में। क्यों, सॉरी टॉपिक के साथ में, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आप लोग आंसर ही नहीं दे पाओगे जब तक आप लोग उसको टॉपिक को नहीं बेसिकली क्वेश्चन लगाओगे। पढ़ के निकल गए, प्रैक्टिस नहीं की तो कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो डाउट नहीं होना चाहिए, उसको क्लियर कर कर आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों, जब भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कोई बात करते हैं तो वहां पर कोई परमानेंट दुश्मन और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आज जो हमारा दुश्मन है कल वो हमारा दोस्त हो सकता है, और जो कल हमारा दुश्मन था वो कल हमारा दोस्त था वो आज दुश्मन हो सकता है। ये बहुत टाइम में आप लोगों ने देखा, जैसे एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश बनाया गया पाकिस्तान से अलग करके, उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था वो कहीं ना कहीं हमारे अपोजिट में खड़ा था, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। पर लेकिन आज की डेट में वही यूएस से जो है बहुत ही अच्छे रिलेशन है हमारे कई सारे डायमेंशन में, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर देखें जब तक चाइना ने हमारे ऊपर कहीं ना कहीं अटैक नहीं किया तब से हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, पर वही चाइना आज की डेट में आप लोग देखते हैं क्या क्या बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करता हुआ नजर आता है। अभी यहाँ पे 26th मीटिंग हुई WMCC की, जो बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में, जिसको बोलते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर, जो बेसिकली उसमें बात करते हैं यहाँ पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पता है डोकलाम वाले सेक्टर में दोनों देश जो है आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। डोकलाम कहाँ पर है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर, इसको चुम्बे वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इस पर्टिकुलर एरिया में चाइना क्या कर रहा था भूटान के साथ में कि वो उस पर अपना दबदबा बनाना चाह रहा था। उसके पीछे एक सीधा सीधा रीज़न है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है जो हमारा छोटा सा कनेक्ट होता है यहाँ से हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ में, इसको चिकन नेक बोलते हैं, जैसे मुर्गे की गर्दन। चाइना अगर यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, कभी भी कुछ दिक्कत होगी, तुरंत हमारा पूरा कनेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट से तोड़ सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव खोल जी, यहाँ से जाना, यहाँ से जाना, यहाँ से बांग्लादेश के अंदर से एंट्री करना। इसलिए हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन नॉर्मल रहे, क्योंकि इससे हमारा कनेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के साथ में अच्छा बना रहता है। तो ये बेसिक रीज़न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अभी और इंडिया और चाइना के बीच में जो बातें हुई यहाँ पर, ये यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से बेसिकली आज नहीं पहली बार बातें हुई हैं। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये कोई ऐसी मीटिंग हुई थी दोनों कंट्री के बीच में, वो याद रखिएगा, वो फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब इससे पहले जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर इन पर्सन मीटिंग जो हुई थी वो 14th मीटिंग थी और 2019 में हुई थी, ठीक है। अभी फिर आगे चलकर जो है ये इंडिया और चाइना का जो एक तरीके से स्टैंड ऑफ बना रहा काफ़ी लंबे समय तक 2020 में, उसके बाद में ये पहली बार यहाँ पर मीटिंग हो रही है चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए। हमारे देश से कई सारे डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर चाइना में गए ताकि बातों को आगे बढ़ाया जा सके। जो WMCC है, जिसको बोलते हैं वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया और चाइना के बॉर्डर अफेयर को लेकर, इसका इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं कि अभी किया गया है, इसको पूरा दशक हो गया इसको पूरा, यानी कि 2012 में इसको बनाया गया था। तो अगर कल को चलकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि WMCC जो है वो कब बनाया गया था, तो 2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी इशू आते हैं उनको रिजोल्व किया जा सके और दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रेंथन किए जा सके रिलेशन, कम्युनिकेशन का एक मीडियम बना रहे और कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें कोऑपरेशन कर सके और बॉर्डर की सिक्योरिटी दोनों साइड से मेंटेन की जा सके। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली दोनों के द्वारा मिलकर काम करने की बातें की गई थी। पर चाइना का रवैया है कि वो अक्सर जो है वो नहीं कहते एक पीठ में छुरा घोंपने वाली देश में आता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों के बीच में, इसीलिए यहाँ पर तनातनी कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि चाइना का अगर बॉर्डर का हैंगओवर देखोगे हमारे देश को लेकर, वो यहाँ पर आप लोग बात करो तो बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पर वो अपना
एक तरीके से वर्चस्व दिखाता है। इवन अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में तो वो कहता है कि स्टेपल वीज़ा देता है कि यहाँ पर तुमको एक प्योर वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अपने ही देश में आ रहे हो। ऐसी भी बदतमीजी करता हुआ यहाँ पर चाइना नजर आता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर भी शांति बनी रहे और इंडिया और चाइना जो है मिलकर काम करें ताकि पड़ोसी देश हैं चीज़ें सही से चलती रहे, क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है कहीं ना कहीं। अगर बात करें इंडिया और चाइना के बीच में अगर इशू बना रहेगा तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से पड़ोसी देश के साथ में यहाँ पर जो है नॉर्मल रिलेशन बने रहे। इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करती है तो उसके ऊपर भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ कि कौन सी कंट्री के साथ में हमारे कितने बॉर्डर हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये वाला मैप प्रेफर करूंगा जिसमें आप लोग चीज़ें और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे बड़ा बॉर्डर अगर किसी देश के साथ में हम लोग टच करते हैं तो याद रखिएगा ये 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में, सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर चाइना के साथ में है ये 3400, ये बेसिकली 88 यानी कि 3488 किलोमीटर का बॉर्डर देखने को मिलेगा किसके साथ में, चाइना के साथ में। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान में जो यहाँ पर टच करते हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर पंजाब हो गया, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख। अब 5 एरिया टच करते हैं, पहले 4 किया करते थे क्योंकि इसको पूरे को हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते थे। तो ये लगभग 3323 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है वो है नेपाल का बॉर्डर इंडिया के साथ में ये लगभग 1700 किलोमीटर है, यानी कि 1751 किलोमीटर के करीब है यहाँ पर। म्यांमार के साथ में आता है फिर नेक्स्ट नंबर पर, जो कि हमारी कंट्री के 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य है म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। और ये जो बॉर्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 1643 के करीब यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारा बॉर्डर टच करता है भूटान के साथ में, जो भूटान आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 699 किलोमीटर यानी कि लगभग 700 किलोमीटर के करीब है। सबसे कम किसी देश के साथ में हमारा बॉर्डर टच करता है तो वो है अफगानिस्तान के साथ में। जी हाँ, अक्सर आप लोग अफगानिस्तान भूल जाते हैं, याद रखिएगा 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में टच करते हैं। पर ये वो रीजन है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉर्डर टच नहीं करता है। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है क्योंकि आज के डेट में भी अगर चीज़ों को आप लोग ढंग से समझोगे तो वो सीधा मुद्दा यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हो कि अफगानिस्तान जो है हमारी जो कंट्री का जो फिजिकल बाउंड्री है उसके हिसाब से जब हम लोग देखते हैं तो अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो कि कहीं ना कहीं जो है नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल के जो मैप्स दिखाए जाते हैं उनमें हमारे देश के साथ में कनेक्शन उसका दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो जो लैंड की बाउंड्री अगर टोटल आप लोग ऐड करोगे तो लगभग 15,106 किलोमीटर के करीब आप लोगों को यहाँ पर इंडिया की जो लैंड बाउंड्री नजर आती है, 15,106 किलोमीटर के करीब। ठीक है, जब आप लोग ये वाली बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, जो कोस्टल एरिया की ये वाली बाउंड्री है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी बाउंड्री है ये। तो ये टोटल मिलाकर हमारे देश के लगभग 7,500 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग बात करोगे हमारी जो ओशन वाला जो रीजन है उसके साथ में हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, अगर इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रहेगा तो आप लोग उनको अटेम्प्ट भी कर पाओगे, इसीलिए थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता दी। तो चाइना के साथ में जो बॉर्डर है उसको हम लोग रिजोल्व करने की यहाँ पर बातें करते हैं बार बार। ठीक है, तो पूरा इंपॉर्टेंट ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कितने राज्य हैं हमारे देश के अंदर में जो 3 कंट्री की इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं? ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन सोचो कौन से राज्य हैं जो कि 3 कंट्री का बॉर्डर टच करते हैं। अगर आप लोगों से मैं पूछूं जैसे अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना का तिब्बत है बेसिकली, और म्यांमार। ठीक है, ऐसे ही और भी राज्य है कोई हमारे देश के अंदर में, तो देखता हूं कौन कौन उसको आइडेंटिफाई करता है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, एक शब्द है शक्ति, और ये शक्ति शब्द जो है वो आप लोगों ने कई जगह यूज होता हुआ पाया होगा। अभी मैं आप लोगों से एक और शक्ति के बारे में बात करूंगा, और ये जो शक्ति है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से निकल कर आ रही है। तो आप लोगों से यहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को कोयले के साथ में भी देखने को मिलेगा। जो कोल होता है ना, कोयला, उसके साथ में देखने को मिलेगा। पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इस आर्टिकल को खुद कवर कर रही है, अपनी स्कीम या पॉलिसी के बारे में बता रही है। तो स्कीम और पॉलिसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर है 4,500 मेगावाट, वो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव बेसिस में 5 ईयर फाइनेंस ऑन ऑपरेटेड के बेसिस पर यहाँ पर शक्ति पॉलिसी के तहत चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएगी। शक्ति पॉलिसी, अगर शक्ति की फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल जाए तो कुछ चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। शक्ति का मतलब क्या है?
स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, यानी कि कोयले को उसी इंसान को मिलना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो उस इंसान जो कि उसको हैंडल कर सकता है और जो कि उसके अंदर करप्शन न करे। तो ये इस तरीके की पॉलिसी है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर कोई भी एक तरीके से उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसका इस्तेमाल भी उतना ही गलत होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये पॉलिसी है। तो सख्ती पॉलिसी के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसमें जो की फीचर है इस स्कीम के तहत में यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है कि जो सप्लाई की जाएगी वो 4500 मेगावाट के लिए बिड यानी कि बोली लगाने की बात की जा रही है, और सख्ती पॉलिसी के तहत यहाँ पर ये बोली लगाई जाएगी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट की जाएगी अप्रैल 2023 तक का, यानी कि आज के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो अप्रैल 2023 तक का यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कोयले के द्वारा यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है एलोकेट करने के लिए 27 के करीब जो MTP के हैं। अगर आप लोग इसको जाकर सर्च करोगे तो कोई भी टर्म ऐसी होती है ना, मान लो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, ठीक है, जैसे MTPA हो गया, तो अगर आप लोग एक बार को जाकर इसको सर्च करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा और कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिल जाएगी। पर लेकिन ये ऐसे शब्द एक जगह यूज थोड़ी ना हो रहे हैं, हर जगह यूज होते हुए नजर आएंगे। तो बेसिक मतलब क्या है इसका, मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है, तो यानी कि वेट की एक तरीके से आप लोग मेजरमेंट इसको बोल सकते हो। तो मेट्रिक टन पर एनम यानी कि हर साल 27 मेट्रिक टन पर एनम के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि एलोकेट किया जाएगा। तो इसके बेस पर यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो स्टेट है यहाँ पर जो कि आज की डेट में कोयले की वजह से पावर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से बनाई जाती है। तो अगर पता चला कि कोयले की खान जो है खदान उसमें पानी भर गया काफी लार्ज स्केल में, पता चला जहां कोयले की खदान है वहां पर लोग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, काम ही नहीं कर रहे हैं, पता चला लॉकडाउन की वजह से कहीं पर कोयला फंसा पड़ा है, वो बिजली के जो पावर प्लांट है वहां तक आ ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो कम हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम होगा उस एरिया में हाहाकार मचेगी। सोचो गर्मी की कड़कती धूप में यहाँ पर अगर बात करें उस टाइम पर जो एक बहुत ही तकड़े वाली गर्मी पड़ रही है, लोगों के घर से बिजली एकदम गायब हो जाए और कईयों घंटों तक न आए तो कैसा लगेगा। लोग जो है भाई साहब चीज़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक देंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन न देखे और सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर में चलती रहे, इसी के लिए यहाँ पर ये सख्ती पॉलिसी लेकर आई गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा 2017 में, ताकि चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। मतलब यह है कि कोयले को पावर सप्लाई के साथ में लिंक किया जा रहा है, उसका ये एग्रीमेंट आप लोग, ये ऑक्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, याद रखिएगा कोयले से जो बिजली बनाई जाती है उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बेसिकली बोलते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं जिसके थ्रू बनाते हैं, या फिर आप लोग थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोयला इज कॉल्ड, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि कोयले के बनाई गई बिजली को क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर पावर बोलते हैं, ठीक है, जियो थर्मल बोलते हैं, या थर्मल बोलते हैं, या कोयला पावर बोलते हैं, तो उसको आप लोग थर्मल पावर बोलेंगे, ठीक है। तो कोयले से बनाई गई जो पावर है उसको थर्मल पावर बोलते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू यहाँ पर ये बनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फायदा इससे देखने को मिलेगा खासकर इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। और एक एरिया में नहीं, जब ऐसा कुछ करेंगे तो ढांचागत विकास भी होगा और बैंकों को काफ़ी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगी। आप लोग बोलोगे कोयले का बैंक से क्या रिलेशन, बहुत बड़ा रिलेशन है भाई साहब। दुनिया भर के लोन ले रखे हैं इन कंपनीज ने जो बिजली बनाने वाली हैं, और बैंक का पैसा ये पे नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से बैंक की खस्ता हालत होती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो उनके ऊपर जो बर्डन है वो भी कम पड़ता हुआ नजर आएगा अगर यहाँ पर हम लोग ये एरिया ढंग से अपना आगे लेकर चल पाएंगे। तो डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट के कोयले पर है, बाहर से जो विदेशों से कोयला खरीद कर लेकर आते हैं, वो भी खत्म होगा, और डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर में जो कोयला है वो हम लोग और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह कि और पॉजिटिव साइड में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो कोयले का एक अच्छा इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग इसको क्या सोचते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सख्ती पॉलिसी के बारे में कोई पूछे डायरेक्ट तो ये बेसिक चीज़ है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सख्ती पॉलिसी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बने, वैसे यहाँ से आंसर राइटिंग में आए तो आप लोग इसको लिख सकते हो, वैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि जो सख्ती पॉलिसी है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ इनकरेक्ट है, सॉरी, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
एम है यहाँ पर इंश्योर करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ कोल टू द ऑल थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। दूसरा बोला गया है यहाँ पर इसकी हेल्प से यहाँ पर सपोज टू बी बेनिफिट, जो एक तरीके से बेनिफिट इसका होने वाला है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर नोट द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये बोला गया है। तीसरा बोला गया एम की रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट कोल और प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है अगर आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर बात करूँ? सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर यही आप लोग देखते हैं क्या बोला, इनकरेक्ट बोला गया यहाँ पर। और इनकरेक्ट में कौन सी है ये स्टेटमेंट? डायरेक्ट मैंने बोला ना बैंकों को भी फायदा होगा, तो यहाँ पर आंसर इसका ए हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को फायदा पहुंचाने की बात मैंने डिटेल में की आप लोगों से। तो शक्ति पॉलिसी कब लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर ये पता होगा तो ये समझो कि आप लोगों का एक क्वेश्चन पक्का, और एक क्वेश्चन पक्का तो 2 नंबर पक्के। तो ऐसे चीज़ों को तैयार करना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप लोग कंफर्टेबल फील कर सको, ना कि ये लगे कि यार ये क्या हो गया, अनकंफर्टेबल आप लोगों को लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर बेसिकली इन्फॉर्मेशन, छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। कोई डाउट हो तो बताना, ओके। दोस्तों, जब हमारे देश में नीति आयोग के द्वारा कुछ बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि एक थिंक टैंक यानी कि शांति में बैठकर सोच समझकर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा कुछ बोला गया है, और नीति आयोग बनाया भी इसीलिए गया था। जब 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया तो नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर नीति आयोग बनाया गया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों से पूछ चुकी है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, और इवन ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आप लोगों से पूछी जाती हैं, और ये यूपीएससी पूछ रही है इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। तो ये एक तरीके का थिंक टैंक है जो कि सोच समझकर काम करेगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम करता है, यानी कि संघवाद के ढांचे के ऊपर काम करता है, जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर एक दूसरे के साथ में यहाँ पर काम करेंगे। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई सारी चीज़ों के रोड मैप बना रखे हैं हमारे देश में नीति आयोग के द्वारा। अमृत मिशन, डिजिटल अटल इनोवेशन, ये किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन को लेकर चलना है, एग्रीकल्चर को कैसे लेकर चलना है, बहुत सारी ऐसे रिफॉर्म के बारे में ये बात करता है। ये पर्टिकुलर सिस्टम जो हमारे देश में लाया गया, इसका पर्पज ये था कि चीज़ों को सोच समझकर आगे किया जा सके। उसी नीति आयोग ने क्या बोला अभी कि डीकार्बनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन, यानी कि जो इंडस्ट्री के द्वारा जो एमिशन छोड़ा जा रहा है उसको डीकार्बन करना है, यानी कि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है उसको कंट्रोल करना है। आखिर नीति आयोग ने ऐसा क्यों सोचना स्टार्ट कर दिया? तो बहुत सारे रीजन है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, इससे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, अभी फिर आगे 28 आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों का बेसिक मुद्दा यह है कि हम लोग सिचुएशन को इस तरीके से रखें ताकि हम लोग 2070 में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको बोला है हम लोगों ने नेट जीरो कर देंगे। तो नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग यूज़ करना बंद कर देंगे चीज़ें। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितनी चीज़ें, ये बिल्कुल ऐसी है साधारण सा उदाहरण, जितने पेड़ काटे उतने ही पेड़ लगा दो, ऐसा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी के लिए यहाँ पर CCUS, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आप लोग सिस्टम बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। यानी कि जो कार्बन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको कैप्चर करो। जैसे कि यहाँ पर इसको कैप्चर करने की एक विधि दिखाई जा रही है, और उसको फिर आगे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो और उसको स्टोर भी कर सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक पोल्यूटेड एक मटेरियल है, उसको आप लोग निकाल सकते हो इन्वायरमेंट से, और ये बहुत तरीकों से इन्वायरमेंट में जाता है। जैसे स्टील बन रही है, सीमेंट बन रहा है, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, ये सब यहाँ से सब जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आता है। तो हमारा बेसिक पर्पज ये है कि हम लोग 2050 तक का हमारा टारगेट रखा गया है कि कार्बन एमिशन को आधा करना है। तो ये यहाँ पर फोकस देते हुए जो कि यहाँ पर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सिस्टम है, नीति आयोग ने इसके थ्रू यहाँ पर चीज़ों को प्रिपेयर किया है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कम से कम एटलीस्ट माइंड में तो आप लोग जरूर क्लियर रखेगा, क्योंकि कल को कोई पूछने कि मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो जब आप लोगों को पता होगा तो फिर आप लोग चीज़ों को समझ भी कर पाएंगे और चीज़ों को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस दिया जा रहा है। अभी पहले याद रखना 2050 तक का टारगेट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सोचने की जरूरत है, यानी कि हर एक लेवल पर हम लोग काम करेंगे तभी चीज़ें आगे होगी ना। अगर सोचेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो इस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है,
जो CO2 है, ठीक है, आप लोग उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको देखना है, कैसे स्टोर करेंगे और मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इसको लेकर, ठीक है, तो वो देखेंगे किस तरीके से कौन इस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इकोनॉमी के अंदर में ये जरूरी भी है, जब कोई भी काम नया स्टार्ट किया जाता है उसके अंदर लोगों को काफ़ी जॉब भी मिलती है, तो इसके चलते जो इकोनॉमी बढ़ेगी तो वहाँ पर भी आप लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और कार्बन जब कैप्चर किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि 8 से लेके 10 मिलियन फुल टाइम, ये इतने लार्ज स्केल पर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो यार, आप लोग इसको समझने में, जब किसी चीज़ को समझते हो ना, अगर मान लो मैं आप लोगों से बोलूँ आप लोग कूड़ा मत फैलाया करो, ठीक है, आप लोग बोलोगे यार हमारे कूड़ा फैलाने से क्या होता है, दुनिया कूड़ा फैला रही है, ठीक है, हमने जरा सा कूड़ा फैला दिया तो उसमें क्या हो जाएगा। तो इसको सोचकर देखो, अगर हर एक इंसान जो जो कूड़ा फैला रहा है वो कूड़ा फैलाना अगर बंद कर दे तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर बात की जा रही है कि आज की डेट में हम लोग कैप्चर करने की बात करें 2050 तक 750 ये मीट्रिक टन पर एनम, यानी कि हर साल इतना हम लोग इसको कैप्चर करेंगे। और इसको कैप्चर करने का जो प्रोसीजर होगा, जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा, उससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी यहाँ पर। तो कुछ भी काम हो, कूड़ा उठाने का काम हो, उसमें आप लोग देखो ऐसे तो नहीं कि हवा में उड़ जाएगा, फूंक मारो कूड़ा उड़ जाएगा, उसके लिए जॉब देनी पड़ती है, उसके लिए लोगों को लगाना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप लोगों को काम करती नजर आती है। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ब्रॉड लेवल पर पॉलिसी का आना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर, अगर ये काम हम लोग को करना है। नेशनली जो डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन है हमारा, यानी कि नेशनल लेवल पर हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग सही करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम लोग को फोकस देना पड़ेगा। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूस करना पड़ेगा जो यहाँ पर हम लोग एक तरीके से इंपॉर्टेंस है कि रिड्यूस करो, जो एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्या है कि रिडक्शन इन द स्ट्रेटजी टू अचीव द डीकार्बोनाइजेशन, तो उसके ऊपर आप लोग काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कैसे रिड्यूस करना है उसके बारे में एक स्ट्रेटजी बनानी है। डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर, कोयले के ऊपर, तेल के ऊपर, उसको कैसे खत्म करना है वो भी जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को 6 महीने में एग्जाम क्लियर करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले सुनते ही सिलेबस उठा के लेकर आना है कि सिलेबस देखो यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिलेबस आ गया, चलो क्वेश्चन पेपर देखे जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर है, वो सामने आ गए, अपना लेवल देखा, प्रैक्टिस करके 3-4 क्वेश्चन पेपर, अच्छा अपना इतना लेवल है, इतना एफर्ट डालना पड़ेगा। अच्छा पॉलिटी तो अच्छी है, SLV से पढ़ रखी है हम लोगों ने, पर लेकिन क्या नहीं अच्छा है यार, ज्योग्राफी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए कुछ करते हैं, ठीक है। करंट तो यार अच्छा है, उसमें तो मजा आता है, पर यार हिस्ट्री में इतना मजा नहीं आ रहा है, उसको क्या किया जाए। तो इस तरीके से आप लोग के माइंड जो है वो चर्निंग करना स्टार्ट कर देगा, आप लोग फिर उसके ऊपर काम करोगे और फिर सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसके लिए आप लोगों को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये एक मेथड है जो कि या टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे आप लोगों को, जो गैस है यहाँ पर हम लोग को एटमॉस्फेयर से इसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 जो कैप्चर किया जाता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो कन्वर्ट किया जाता है एक फ्यूल रेफ्रिजरेंट के तौर पर, ठीक है। तो ये एक तरीके से याद रखिएगा इसको, एक तरीके से यहाँ से क्वेश्चन ही बन सकते हैं आप लोगों से, और एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है आगे चलकर, और कंसीडर किया जाता है कि काफ़ी हेल्प करेगा कंट्रीज़ को जो अपना एमिशन कम करने वाली है 2030 तक का आधा, और नेट जीरो 2050 तक का, तो उनके लिए भी सजेशन है। USA का टारगेट है कि नेट जीरो 2050 तक करेंगे, चाइना का टारगेट है 2060 तक करेंगे, और इंडिया का टारगेट कब तक है ये आप लोग बताइए। चैलेंज एसोसिएटेड क्या है इसके साथ में, एक तो एक्सपेंसिव है, ये आसान तरीका नहीं है, ठीक है, आग का दरिया है और तैर के जाना है या फिर डूब के जाना है, ठीक है। इसी के साथ में लेस डिमांड है फॉर रिसाइकल्ड CO2 के लिए, तो ये लेसर एक तरीके से ये भी देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी, हर कोई भी काम करोगे ना उसमें 100% आप लोग बोल दो कि सब कुछ ऐसे काम हो जाएगा, तो देखो वो तो नहीं होने वाला है। कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को करनी पड़ेगी और आराम आराम से काम लेकर चलना पड़ेगा, तो तब जाकर सिचुएशन जो है वो आप लोग के हाथ में आएगी, यानी कि सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप लोग करना सीख गए तो फिर मजे भी इतने आएंगे। इसके एप्लीकेशन अगर CCUS के आप लोग बोलो, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि क्लाइमेट चेंज में कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे। सबका टारगेट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लो, वैसा पकड़ लो, घेर लो, ये रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे। इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो भी चीज़ें रहेंगी उसको हम लोग सही तरीके से लेकर चल पाएंगे। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं सही से हम लोग चीज़ों को यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी लार्ज स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आप लोग याद रखिएगा। और काफ़ी लार्ज स्केल पर मेथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से खेतों में पुआल जला दिया, वो सब चीज़ों से भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है।
यहाँ पर इनहेंस होगी ऑयल रिकवरी, तो ये भी एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग अगर इसको लेकर चलोगे तो डिपेंडेंसी भी कई सारे देशों के ऊपर हमारी जो है वो आप लोगों को कम होती है यहाँ पर नजर आएगी। यानी कि आप लोग सारी चीज़ें ना, जैसे कि ऑलरेडी कई सारी हम लोग क्या कर रहे हैं आज के दिन में प्लान बना रहे हैं, तो ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में अगर बात करेंगे या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, तो वहाँ से आप लोग देखते हैं हम लोग CO2 का अगर लेकर आएंगे ढंग से, तो हम लोग फिर ढंग से चीज़ों को यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आज की डेट में जितने भी हम लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो सब जगह फायदा होगा अगर हम लोग चीज़ों को ढंग से लेकर चलेंगे। तो आप लोग ही क्या रहा है इसके बारे में, तो ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है नीति आयोग की, तो इसके बारे में आप लोग कुछ कुछ ये बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा। कल को क्वेश्चन बन जाए तो ये मत लगे कि यार कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये क्या है ये पर्टिकुलर ये सिस्टम डिकार्बनाइज करना, ये CCUS क्या है, ये तो यार कुछ नया आ गया, शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी, यार ये क्या हो गया। तो हड़बड़ाना नहीं है, ऐसे आप लोगों को इतना तैयार मैं कर दूंगा कि आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, फीडबैक जरूर देना कि क्या डाउट है, कैसे रहा, उसके बारे में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर की इंटरनेशनल बॉडी है, उनके अलग अलग हेडक्वार्टर हैं, पता नहीं कौन कौन लोग उनमें काम करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पर वो इंटरनेशनल बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो जिसका हम लोग पार्ट बन जाते हैं, और दूसरा वो किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज़ में होती है। तो उन चीज़ों पर आप लोगों का ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ऐसी ही एक न्यूज़ है आप लोगों के सामने, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग IEC बोलिएगा। आखिर ये क्यों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। यह है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है ये हमारी कंट्री के हाथ में इसकी वाइस प्रेसिडेंसी आ गई है। तो इसके चलते ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है, यानी कि हमारा देश यानी कि अपनी प्यारी कंट्री के द्वारा जीत लिया गया है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की प्रेसिडेंसी, जो वाइस प्रेसिडेंसी। इसी के साथ में स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके चेयर हम लोग यहाँ पर बन रहे हैं 2023 से लेके 25 तक का। तो इसलिए कल को चलकर अगर यहाँ से कुछ पूछा जाए तो आप लोग बोलोगे यार ये कैसे क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो कभी कुछ सुना ही नहीं था। पर लेकिन इंडिया इसका पार्ट बना है, इसलिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है ये क्या है, तो आप लोगों के माइंड में तो आ रहा होगा कि हाँ ठीक है बन तो गए यार, ये तो बता दो कहीं के बन गए ठीक है, तो ये हम लोग जो बन गए हैं वो बन गए हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट। और ये क्या करता है, ये दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसके ऊपर ये काम करता है। यानी कि अगर कुछ भी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने का काम करता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। याद आया, मतलब समझ आया। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने का भी काम करती है। यानी कि जो भी यहाँ पर चीज़ें आती हैं तो इनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर कि इससे रिलेटेड नीतियाँ भी बनाएगी। ये एक गवर्निंग बॉडी है। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर इंश्योर करेगी कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी कि नेशनल में जो नेशनल लेवल पर एक तरीके से हमारी कंट्री का भी जो चीज़ें हैं उसको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ में हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे। यानी कि आप लोगों को पता होगा जब भी कोई भी देश कोई कानून बनाता है तो वो ये भी ध्यान रखता है कि UN के क्या कानून है इसको लेकर, यूनाइटेड नेशन के, क्योंकि UN के कानून के साथ में अलाइन कर कर हम लोग काम करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब UN का झंडा फहराया जाता है तो सारे झंडे जो हैं UN के झंडे से थोड़ा सा नीचे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। UN का झंडा सबसे ऊपर फैलाया जाता है, क्योंकि ये दुनिया में अगर बात करें यहाँ पर शांति स्वभाव बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड होंगे वो स्टैंडर्ड अगर हम लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा सीधा सीधा ये होगा कि कल को कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में बन रहा है, कोई भी सर्विस हमारे देश में दी जा रही है, वो सर्विसेज हम लोग दूसरों तक पहुँचाएंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करने में उनको आसानी रहेगी, क्योंकि उसका भी एक स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल लेवल के साथ में मैच कर रहा है। तो इसमें हम लोग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट एक तरीके से न्यूज़ हमारे लिए, खासकर हमारा देश यहाँ पर ये बन गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे देश का और मान बढ़ाती हैं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता है, और यहाँ पर जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आएगी जिसको बोलते हैं SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका नाम सुनकर ही आप लोगों को ये याद आता है कि हमारे देश में जो भी स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है,
रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो भी काम धंधा चल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, उसको ऊपर से देखना कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि बदतमीज लोग जो हैं वो बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करते रहते हैं और गड़बड़ी करते रहते हैं, तो उन्हीं के ऊपर नज़र रखने के लिए बॉडी रहती है, पर फिर भी गड़बड़ी चलती रहती है। ऐसी ही एक गड़बड़ी है इनसाइडर ट्रेडिंग। नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ अंदर की बात जो है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। मतलब के लिए थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आज की डेट में आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर आप लोग मिनिस्ट्री के अंडर में हो, या आप लोग नहीं मतलब आप लोगों को कोई जानने वाला कोई डिपार्टमेंट के अंदर में है, किसके अंदर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो एक तरीके से हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री है उसमें आप लोगों का कोई जानने वाला आदमी है। वो जानने वाले आदमी ने ये बता लगा के आप लोगों को बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक हाईवे निकलने वाला है आज से लगभग 7 या 8 महीने बाद, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है। जैसे ही यहाँ पर ये बात आप लोगों को पता चली, जब तक मार्केट में बात नहीं आई है, अब तक ना किसी न्यूज़पेपर में आई ना गवर्नमेंट ने पब्लिक किया, पर आप लोगों को पता चल गई। आप लोगों ने उस हाईवे के आसपास में कई बीघे ज़मीन जो है वो लेकर डाल दी। उस टाइम पर इस ज़मीन का भाव जो है वो ऐसा ही होगा 5, 7, 8, 10 एक तरीके से लाख रुपए बीघा इस पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए। पर लेकिन जैसे ही हाईवे पास हो गया तुरंत इसका भाव जो है वो ट्रिपल टाइम या 4 गुना हो गया। तो यानी कि जो लोग पैसे को डबल करने में 10-10 साल 20-20 साल लगाते हैं, आप लोगों ने वो 8-10 महीने में पैसा जो है वो डबल कर डाला। क्या हुआ ये हो गया कि अंदर की बात आप लोगों को पता चली और आप लोगों ने इन्वेस्ट कर डाला, और इसकी वजह से आप लोगों की लाइफ हो गई झींगा लाला। हुआ कि नहीं हुआ? ये होती है इनसाइडर जो बात उसका पता करना, और इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। चलिए यहाँ तो ये उदाहरण आप लोगों का सेट बैठ गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेबी के द्वारा ऐसा स्टेप क्यों उठाया गया और यहाँ पर क्या दिक्कतें होती है। अगर यहाँ पर बात करें सेबी के बारे में, तो उसने रिसेंटली अभी कुछ चीज़ों में चेंज किया है, यानी कि अमेंडमेंट किया है, ताकि जो भी बाई या फिर सेल किए जा रहे हैं म्यूचुअल फंड यूनिट इनसाइडर ट्रेडिंग रूल के तहत में उसको टैकल किया जाएगा। मतलब सेबी ने कैटेगराइज किया है कि जो फ्रंट रनर होते हैं, ऐसा कहिए जो आगे दौड़ने वाले, एक कैटेगराइज किया गया कि फ्रंट रनिंग ये एक फॉर्म ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन होता है, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत जो जिनके पास में फंड वगैरह होता है तो एक तरीके से वो काफ़ी फायदा उठाते हैं। तो एक तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग और पिनलाइज किया जाएगा इस तरीके के जो फंड हाउसेज हैं जो कि ऐसी एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। क्या करते हैं ये फ्रंट रनर, अगर आखिर क्यों इनको पनिश करने के बेसिकली मूड में आ गई है सेबी, ये क्या करते हैं, जैसे इनको पता चलता है कि यहाँ पर सड़क बनने वाली है तो एडवांस में बहुत सारे शेयर ये परचेज करके बैठ जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर जमीन परचेज कर ली, ऐसे ही अगर कोई मार्केट में कोई भी कुछ ऐसा पब्लिकली आने वाला है तो ये क्या करेंगे, ये दुनिया भर का पैसा लगा डालेंगे। ये कौन होते हैं? डीलर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, या फिर फंड मैनेजर होते हैं, जिनके पास में अच्छा खासा फंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो एक प्रैक्टिस होती है जिसमें परचेजिंग या फिर सेलिंग की जाती है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की, जब तक कि पब्लिक में इंफॉर्मेशन नहीं आई उससे पहले ही यहां पर दांव मार के निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से जो जेन्युइन लोग बैठे हुए हैं, जिनको ऑलरेडी इसके बारे में वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा यार, हमारा भी कुछ फायदा होगा, हम भी कुछ खरीदेंगे, हम भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे, जब तक मार्केट में चीजें आती है तब तक काफी कुछ चीजें खत्म हो चुकी होती हैं, और जो बची हुई होती हैं उनका प्राइस जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चाहने वाले ज्यादा हो गए और माल जो है वो है मार्केट में कम। इसकी वजह से काफी एक तरीके से शॉर्ट टाइम के लिए एक बूम टाइप का आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन जैसे ही जो खरीद के बैठे हैं वो अपना माल मार्केट में उतारने स्टार्ट करेंगे, तुरंत जो है फिर प्राइस नीचे भी जाता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए कई सारी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे नहीं कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी एरिया में प्याज का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जो प्याज होते हैं जिसको गंठे बोलते हैं, ठीक है, तो प्याज को मतलब गंठे बोलते हैं हमारी साइड में लोकल भाषा में। तो जो प्याज होती है, जो गंठे होते हैं, इनको कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में प्राइस बड़ा बढ़ता है। टमाटर देख लो यार, इसमें क्या होता है, इसकी दिक्कत किसकी वजह से होती है, उसको गोदाम में भर के रख दिया और मार्केट में उतार ही नहीं रहे। जब मार्केट में कमी हो गई तब उसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया, तब थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट किया। ऑयल बेचने वाली कंपनी भी तो सेम करती हैं, वो सारी मिलकर उन्होंने एक ओपेक ग्रुप बना रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो ये जो ओपेक ग्रुप है ये इसी काम को करते हैं कि जब मार्केट में तेल का भाव इनको बढ़ाना होता है तो मार्केट में प्रोडक्ट की कमी कर देते हैं, यानी कि तेल प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं। जैसे इनको लगता है कि हाँ ये भाव अच्छा है, फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है।
तो आई होप कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में बिल्कुल हो गई होगी, और कोई डाउट हो तो बताना। और ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि कई बार कईयों को समझ में नहीं आते हैं, पर लेकिन एक बार आप लोगों को बेसिक चीज़ समझ में आ गई तो फिर तो कोई मतलब टेंशन ही नहीं है, फिर तो मजे है जिंदगी के, है कि नहीं। खुश रहा करो, चीज़ें पढ़ते रहा करो, सीखते रहा करो, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में नए चैलेंज लेने से नहीं डरना है, डरोगे तो फिर आप लोगों को दिक्कतें नजर आएंगी हर जगह। तो इसलिए हैप्पी रहना सीखो यार, खुश रहोगे तो उस काम को करने में मजा आएगा और आप लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ओके, ये वर्ल्ड लेवल की कुछ न्यूज़ है जिसको आप लोग दुनियादारी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है। जैसे जकार्ता कहाँ पर पड़ता है याद रखेगा, ये इंडोनेशिया के अंदर में है। यहाँ पर अभी रिसेंटली आग लगी और बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो उसी के चलते काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर ये न्यूज़ में बना हुआ है रिसेंटली अभी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं कि कई बार ऐसे जो एक तो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ये मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से कई सारी सिचुएशन जो है खराब होती हुई नजर आती है। तो इंडोनेशिया में अभी यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली, तुर्की में और सीरिया में अभी हम लोगों ने देखा, ये सिचुएशन अभी इंडोनेशिया की है। और कुछ ऐसा ही पैरेलल में आप लोगों को देखने को मिलेगा मलेशिया के अंदर में। मलेशिया में फ्लड यानी कि बाढ़, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बेसिकली डिस्प्लेस करना पड़ गया, हजारों लोगों को। इतनी खतरनाक लेवल की बाढ़ आई यहाँ पर, तो इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी चली गई यहाँ पर। तो यानी कि इन्वायरमेंट या फिर बोले क्लाइमेट जो है वो अपना रंग दिखा रहा है कि हम जो हरकतें कर रहे हैं हमको बता रहा है कि तुमको सुधर जाना चाहिए। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जापान के पीएम आज के डेट में कौन है, इनका नाम है किसीदा। तो किसीदा साहब जो हैं वो अभी यहाँ पर एक चीज़ को लेकर बड़े टेंशन में हैं। इनके यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग होती जा रही है। तो अगर यहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा किए जाएंगे तो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग कैटेगरी में आ गई है। मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी यहाँ पर एज बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती नजर आ रही है। एक साइड में चाइना था, वन चाइना पॉलिसी वन बेसिकली बेबी पॉलिसी लेकर चला करता था, अब वो भी चेंज कर चुके हैं। इसी के साथ में अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया अभी फोकस कर रहा है कि बच्चे कम पैदा हो, उसके ऊपर फोकस किया जाए। पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अपोजिट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जापान की कंडीशन है आज की डेट में। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था बेसिकली टॉम सेजमोर, ये अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये एक एक्टर थे, तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई और जस्ट 61 ईयर की एज में ही यहाँ पर ये बेसिकली छोड़कर चले गए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान की बदतमीजी को फिर से यहाँ पर बोला है कि पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा टेररिस्ट देखने को मिलते हैं, और वो टेररिस्ट जो कि यूएनएससी के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और वो जाकर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जाकर रिमार्क करता है कई बार कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म है और फलान ढिमकाना। तो इंडिया लगे हाथों लेता है, लताड़ता है इंडिया को, पर फिर भी वही कुत्ते की पूंछ वाली बात रहती है, कितनी बार नुल्की से डालो निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो ये सुधरने का नाम नहीं लेता है। OIC क्या है यहाँ पर, इस ग्रुप के बारे में आप लोगों को बताना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, वैसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, क्या हमारे द्वारा भी कभी इसमें पार्टिसिपेट किया गया है, तो ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। गेम्स में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक तो वुमेन जो प्रीमियर लीग चल रही है तो वो बहुत ही शानदार है, उसको तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे। एक खासकर महिलाओं की पहली ऐसी लीग हो रही है। बाकी अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, इनका नाम है मिदवेदेव, तो इनके द्वारा दुबई ओपन जीत लिया गया है। तो स्पोर्ट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोग रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी एक और छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अयोध्या में राम मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना है, पर अयोध्या बाबरी जो डिस्प्यूट लंबे समय तक चला था उसमें मस्जिद के लिए भी जगह दी गई थी, तो उसका भी जो ढांचा है वो तैयार था। तो यहाँ पर उसके लिए अभी आने वाले टाइम में मस्जिद आप लोगों को बनती नजर आएगी, उसके लिए ऑल लैंड क्लियरेंस यहाँ पर मिल चुके हैं। तो शांति में सारी चीज़ें सेटल हो गई। पर लेकिन क्या ये कोई आप लोगों से पूछेगा इसके बारे में? ऐसे नहीं पूछेगा। इसके बारे में क्या पूछेगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर राइट टू जो रिलीजन है अपना अच्छे से फॉलो करने का अधिकार कहाँ पर है। तो ये मूल अधिकार के अंदर में आता है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है आप लोगों के सामने। उसमें से आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का ये आप लोगों के रिलीजन से रिलेटेड अधिकार हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बेसिक याद रखिएगा। बहुत बार यहाँ पर रिसेंटली अभी चीज़ें न्यूज़ में रही है, तो उसको लेकर कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है। पर्सन इन न्यूज़ जो मैंने आप लोगों से पूछा था कौन है ये इंसान, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये बेसिकली हंगेरियन, अमेरिकन और एक तरीके से मैंने कहा दो दो कंट्री की वो एक तरीके से जो एक सिटीजनशिप लिए बैठा है। हंगेरियन और अमेरिकन बिलियनियर है, यहाँ पर फिलंथ्रोपिस्ट हैं। नाम है इनका जॉर्ज सोरस। इनके द्वारा इंडिया को अनडेमोक्रेटिक कंट्री बोला गया, उसकी वजह से न्यूज़ में आ गए थे। 92 की एज है। हालांकि एस जयशंकर साहब के द्वारा इनको लताड़ा गया
कि एक पैर कब्र में दूसरा केले के छिलके पर, सुधर जाओ चचा, कैसी कैसी बातें कर रहे हो 92 साल की एज में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, अच्छा नहीं रहता सेहत के लिए। तो बहुत सारे इशू हुए थे उस टाइम पर के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक और छोटी सी बात यार, कई सारे बच्चे इसको रेगुलर पूछ रहे हैं कि सर 2 बच्चे मिलकर साथ में यहाँ पर कोर्स ले सकते हैं क्या। मैंने बोला था कि हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्राइस जो है वो आप लोगों को बिल्कुल आधा आप लोगों का होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। पर लेकिन ये याद रखना, दोनों एक साथ में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, एक ही एक साथ में लॉगिन कर सकता है। ऐसा करना, टाइम अलग अलग डिसाइड कर लेना, एक एक टाइम पे लॉगिन करेगा, दूसरा दूसरे टाइम पर लॉगिन करेगा, इसको ओवरलैप मत होने देना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर फिर हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, और टेक्निकली यहाँ पर एक तरीके से अगर ये सिस्टम के द्वारा पकड़ लिया गया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की भी संभावना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उस सिचुएशन में फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर ये इतनी बेसिकली ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये हालांकि मेरे बोलने की बात रहती नहीं है, पर फिर भी कई सारे बच्चे जब बोलते हैं तो मुझे लगता है चलो कोई नहीं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर, और इसी की वजह से मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा यहाँ पर बर्डन हो गया, बहुत सारे बच्चे और आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैनेज करना और भी यहाँ पर टफ पड़ता जा रहा है मेरे लिए। तो इसीलिए मैंने बोला तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, ये थोड़ी सी सिचुएशन क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेटेड होती है फिर सिस्टमेटिक वे में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर होली के बाद हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा सा मतलब बंद कर दी जाएं, क्योंकि जितने होने थे मुझे लग रहा है कि जितने बच्चे आने थे वो आगे। अब कोई इक्का दुक्का जो भी है, जो भी करना है जिसको, क्योंकि जो सीरियस हैं वो अभी यहाँ पर आ चुके हैं मुझे लग रहा है जहाँ तक आने थे, ठीक है। अब जो ठीक है कि हाँ सोच रहे हैं अभी ढुलमुल रवैया में है, तो उनकी जो भी है उनका एक अलग सिस्टम है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको पैक कर कर अब यहाँ पर और फिर चीज़ों को आराम से लेकर चला जाए सिस्टमेटिक वे में। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं अभी बहुत अच्छे तरीके से, और क्लासेस आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही तो आप लोगों की होली निपटती है। तो अच्छे से एंजॉय करो होली, और उसके बाद में फिर चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से लेकर चलेंगे। प्रैक्टिस भी आप लोगों के साथ साथ में यहाँ पर होती रहेगी, रिविजन भी आप लोगों का कराया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में, और बात की जा रही है अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी में जो अभी हम लोग अगर उसका ड्यूरेशन देखने लगे तो सबसे पास वाला ड्यूरेशन कौन सा इनमें से कहा जाता है, जो कि हमारे सबसे पास में है, जिसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट में बोला गया है यहाँ पर एंथ्रोपोसीन इपोक। इपोक का मतलब होता है युग, यानी कि एक काल, इतना बड़ा ड्यूरेशन। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर ओलिगोसीन इपोक, यानी कि ओलिगोसीन युग। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया यहाँ पर इयोसीन युग, यानी कि इयोसीन इपोक। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर होलोसीन इपोक। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है, कौन यहाँ पर सही तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है। आगे बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री जो है वो इसका पार्ट है बताना है। पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, नेपाल, सिंगापुर, इसी के साथ में बांग्लादेश। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया, कोई नहीं, देखता हूँ अभी भी आप लोग आंसर दे पाते हैं नहीं दे पाते आधे तो अभी भी गलत कर देंगे इसको। पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, नेपाल, सिंगापुर। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इसी के साथ में नेपाल। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, म्यांमार, और म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, नेपाल और अफगानिस्तान। सही आंसर क्या है आप लोग बताइए, ए बी सी एफ डी। देखता हूं कौन सही आंसर देता है। ऐसा क्वेश्चन अगर इसका भी आंसर आप लोगों ने ना दिया तो आज से ही लेक्चर देखना बंद कर देना, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, सुनना भी। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो भी डेटा प्रस्तुत किया जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNPF के द्वारा 2022 में, उसने बोला कि 2 कंट्री आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाली कंट्री है दुनिया में। कौन कौन सी है? USA और चाइना, चाइना और इंडिया, इंडिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सही आंसर क्या है बता देना सही आंसर। हाँ ये हुई ना बात, आगे चलते हैं। 17th एनुअल समिट G20 रिसेंटली अभी कहां पर देखने को मिली? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हालांकि पहले ही पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, पर फिर भी आप लोगों का रिवीजन हो जाए ताकि याद रखना। और ये आप लोगों को मैंने डिटेल में पढ़ाया भी था कि इससे पहले आप लोगों को सऊदी अरेबिया में देखने को मिले थे 2020 में, याद है। 2021 में आप लोग कहाँ देखने को मिली? वो आप लोगों को देखने को मिली इटली के अंदर में। 2022 में कहाँ पर देखने को मिली? वो आप लोगों को देखने को मिली इनमें से किसी एक में 2023 में आप लोग कहाँ पर देखने को मिलने वाली है? वो आप लोगों को देखने वाली है इंडिया के अंदर में। 2024 की आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है? और 2025 की बताइए, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है। 2024 एंड 25 बताइए। ये CSAT का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में आप लोगों को आंसर दिखाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना होगा एक शब्द जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें।
तो हमारे सबसे पास वाला टाइम भी आप लोगों को यहाँ पर एंथ्रोपोसीन देखने को मिलेगा, उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टर्म जो डिस्क्राइब करती है, तो रिसेंट पीरियड अगर देखा जाए जब से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो प्लानट अर्थ के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया है, वो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बिम्स्टेक के बारे में। तो ये तो आप लोगों ने बता ही दिया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कौन कौन सी कंट्री बिम्स्टेक में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, इसको जाकर खुद से भी सर्च करना आप लोग। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाया था अभी, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो आसान सी बात है, यहाँ पर चाइना और इंडिया है यहाँ पर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब समझ रहे हो। और पॉपुलेशन को आज के डेट में पॉपुलेशन की तरीके से नहीं देखा जाता, इसको एक मार्केट की तरीके से देखा जाता है। यानी कि ये देखा जाता है कि ये जो लोग हैं इनको कैसे कोई प्रोडक्ट बेचा जाए, और इसीलिए यहाँ पर इंडिया और चाइना के साथ में कोई भी कंट्री जो है वो ज़्यादातर एक हद से ज़्यादा बदतमीजी नहीं करता है। यूएसए और चाइना के बीच में कितनी भी झड़प क्यों ना हो ले, पर लेकिन फिर भी उनके बीच का ट्रेड देखना आप लोग एक अच्छे लेवल का ट्रेड देखने को मिलेगा। जापान और चाइना एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, पर उनके बीच का ट्रेड आप लोग देखना। तो जहाँ ट्रेड की बात आती है, फ़ायदे की बात आती है, वहाँ पर सारी दुश्मनी जो है वो साइड में हो जाती है। फिर बोलते हैं कि चलो छोड़ो, अपना काम पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये है बातें। G20 मीटिंग के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो इसमें याद रखिएगा 17th जो G20 मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, ये इंडोनेशिया में बाली के अंदर हुई। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट G20 मीटिंग होने वाली है जो कि 18वीं होगी, याद रखिएगा 18th G20 मीटिंग जो है वो आप लोगों को इंडिया यानी कि हमारे देश में देखने को मिलने वाली है 2023 के अंदर में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन ही पूछा सकता है। बाली में जो G20 की मीटिंग हुई थी उसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर, क्योंकि कोविड-19 से रिकवरी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी। पर लेकिन अभी जो इंडिया के अंदर में ये G20 की मीटिंग होगी उसके लिए क्या थीम रखी गई है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, पता नहीं कितनी बार न्यूज़ में आने वाला है, पर पेपर में आ जाए तो कन्फ्यूज आना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर पूछा गया तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर डी देखने को मिलेगा, यानी कि ये है 18,000, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ये हो गया आप लोगों का। अब हम लोग बात करेंगे वोकेबलरी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बेसिकली। ये सेशन है कौन बनेगा इंग्लिश पति। ठीक है, तो इंग्लिश पति में आप लोगों को 5 शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये 5 शब्द जो है आप लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने हैं, इनका यूज़ करना है, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, तो आप लोग इंग्लिश भी सीखोगे। इसी के साथ में आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पर यूज़ होंगे। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है। पहला शब्द है आप लोगों के सामने, ये है लीवे। तो लीवे होता है एक तरीके से स्वतंत्र यानी कि एक तरीके से कोई एक तरीके फ्रीडम देना, एक तरीके से कुछ भी इंसान कुछ करना चाहता है तो आसानी से वो कर सके, उसके पास में स्कोप रहे इस चीज़ का, तो ये देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप लोग कई बार इसको देखते हैं शब्द को। बिगोट्री, इसी के साथ में यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म, ये होता है कट्टरपंथी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये इसका शब्द है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ये शब्द के किसी के भी ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, लीवे, फ्रीडम, स्कोप, बिगोट्री, एक्सट्रीमिज्म, तो आप लोगों को जो भी सुटेबल लगे पर एक सेंटेंस जरूर बनाना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, ये है डेलिटोरी। तो इसका मतलब होता है धीमा, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं धीमा ही बोल सकते हैं या फिर स्लो एक्ट बोल सकते हैं। उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कछुए की चाल पर चलो पर चलते रहो। तो कार्य करने के लिए धीमी गति जब आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इतना भी धीमा नहीं होना है कि सब बहुत ही आगे निकल जाए और आप लोग जो है वहाँ पर चलो ही ना कि रेस में दौड़ रहे हैं, बस हम तो आराम से ही दौड़ेंगे, हम ऐसे ही चलना है हम लोगों को, तो वो नहीं होना चाहिए। अपोजिट, फास्ट, क्विक, ये सब आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी आप लोगों को देखने को मिलता है, कई बार यूज़ होता हुआ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के अंदर में। इसको याद रखने के लिए आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, वैसे किसी के साथ में अगर दिल लगा लिया तो स्टडी जो है वो आप लोगों की धीमी चलने लगेगी। ठीक है और फिर आप लोग क्या बन जाओगे, बदमाश छोरो यह है रेप्रोबेट। ठीक है, तो रेप्रोबेट मतलब बदमाश। ठीक है, अनप्रिंसिपल्ड यानी कि जो कि अपनी ज़िंदगी में बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करता हुआ घूमता है, किसी भी सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन को ढंग से नहीं लेता है, अपनी ही दुनियादारी में रहता है, वो आप लोग को रेप्रोगेट आप लोग बोल सकते हैं यू आर वेरी रेप्रोगेट पर्सन, यार तुम्हारी वजह से सब कुछ यहाँ पर एक तरीके से उथल पुथल हो चुका है। ठीक है, तो ये एक अच्छा शब्द है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो बड़ी फ्रीक्वेंटली बिना किसी टेंशन के।
इसी के साथ में मिला हुआ शब्द है यहाँ पर, यह है हुडविंक, यानी कि जो रेप्रोबेट होगा वो हुडविंक भी होगा, यानी कि आंखों में धूल झोंकने वाला बदमाश छोरा, ऐसे आप लोग देखते हैं। धोखा देना, छल कपट करना, किसी के साथ में किसी का बेवकूफ़ बनाना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली इन दोनों का अच्छा कनेक्शन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, दोनों शब्द को एक सेंटेंस में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सिद्ध हो चुका है कि रेप्रोबेट और ये हुडविंक जो है, ये सिद्ध हो चुका है कि हाँ दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। इसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक, यानी कि सिद्ध होना, स्पष्ट होना, क्लियर होना, निर्विवादित होना, जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ ये भाई साहब प्रूवन फैक्ट है। ठीक है, ये सब प्रूवन फैक्ट है कि आप लोग जो हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे हो और आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अगर इसी पेस में आप लोग पढ़ाई करते रहे। देखो यार, कई सारे बच्चे ना, कई दिन मैं मैसेज देखता हूँ, मेल देखता हूँ, तो उसमें ये कहते हैं सर मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी जीने में, टेंशन हो रही है। आप लोग खुद सोचो एक मिनट के लिए, ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना जो पहली बार हो रही है, ये पहले भी हुई होगी कभी और ये आगे भी होने वाली है। तो आप लोगों को अपने मूड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने नेचर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये आप लोगों के साथ में कैसे खेलता है। उसके ऊपर कुछ अपने रूल बना लो कि अगर ऐसा फील होगा तो मैं ये करूँगा और ऐसा फील होगा तो मैं ये करूँगा। जैसे कि जब भी मुझे लगता है कि मेरा अच्छा मूड नहीं है तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, आप लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज पढ़ने लग जाता हूँ, आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स में कई बार आप लोगों के जो कमेंट पढ़ने लग जाता हूँ, तो मेरा मूड इससे अपलिफ्ट होता है। ये मेरा तरीका है मूड को अपलिफ्ट करने का। या फिर एक और तरीका है, मैं मूवी देखता हूँ, मूवी भी ऐसे नहीं कोई रैंडमाइज, मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ये मूवी जिस दिन मुझे टाइम लगेगा उस दिन देखूंगा, और जब भी मुझे टाइम लगता है वो मूवी में देख लेता हूँ। या फिर सबसे अच्छा तरीका, इससे भी बेस्ट तरीका अगर बोले, जब भी लगे कि मूड बहुत ख़राब है तो माइंड को रिलैक्स दे लेना चाहिए, अपना थोड़ा सा सो लो, एक आधा घंटा सो लो, उससे फिर आप लोग रिलैक्स होकर उठ जाओगे। तो यू शुड नो हाउ टू डील विद योर नेचर। अगर ये चीज़ें आप लोग नहीं समझोगे कि अपने नेचर को कैसे आप लोगों को संभालना है, तो ये डेली होगा और डेली आप लोग फ्रस्ट्रेट होगे, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा यहाँ पर। आई होप कि ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर हो रही होगी और इसको आप लोग संभालने की कोशिश भी करोगे, है कि नहीं। तो ज़िंदगी में अप डाउन आते रहते हैं यार, वो हर एक इंसान की लाइफ में होंगे, अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब पत्थर की ज़िंदगी जीनी है क्या, मशीन बनना है क्या, ये ऐसे ही बस हाँ ठीक है एक जगह पड़े हुए हैं। उनको डील करना सीखो ना यार, अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो सही करना सीखो ना, उनको कितनी दिक्कत आ रही है उससे बाहर निकलना सीखो ना। दिक्कत आएंगी, दुनिया भर की आएंगी। मैं कल बता दूँ, इतना बिजी दिन रहा, इतनी सारी चीज़ें रहती है ना ज़िंदगी में। मैं आप लोगों को वीडियो में जब दिखता हूँ ना, ऐसा लगता है कितना खुश इंसान है, रियलिटी नहीं होता है भाई, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पर लेकिन जब काम करता हूँ तो इन्जॉय करता हूँ फिर उसको। आप भी अपनी पढ़ाई एंजॉय करना स्टार्ट करो, बाकी जो चल रहा है फेंक दो उठा के साले को दरिया में फेंको इसको उठा के। साला वो वाला साला नहीं, साला शादी वाला साला, ठीक है। जिंदगी में खुश रहना सीखो यार, छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं क्या पछेड़े पकड़े बैठे हो, ठीक है। एंजॉय करो लाइफ को, और वीडियो को भी लाइक करना है, ठीक है। लाइक पर तभी करना है अगर पसंद आ रही है, और दूसरों को शेयर करना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें बांटने से बढ़ती है। करते हो कि नहीं करते हो, फालतू की चीज़ें तो शेयर करते रहते हो, ये मत किया करो, है क्या चल रहा है, अच्छे से ध्यान रखो। और मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हो यहाँ पर, और जो स्टार्टिंग में वीडियो लगी थी आपने शेयर की थी, भेज सकते हो मुझे यहाँ पर या फिर इंस्टाग्राम पर, कोई भी ऐसी वीडियो होती है तो, ठीक है। एंजॉय करो, ध्यान रखो अच्छे से, और खुश रहा करो यार, छोटी सी जिंदगी है, जी लो और चलो अपना जिंदगी को एंजॉय करके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जो भी पेपर दे रहे हैं अच्छे से मन लगा के देते रहो, ओके।